कर रहे होंगे तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में है, कहता है कि कांच के स्लैब से होकर, स्लैब मतलब समझते हैं ना, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे से हमारा कैसा होता है। निर्गत किरण कहने का मतलब जो कांच से बाहर निकलता है। इसे मान लेते हैं, इस बात को समझिएगा, हम अपने हिसाब से एक कांच का, यहां पर एक कांच लेते हैं। हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक कांच का स्लैब लेते हैं और इसको आप समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, कि यहाँ पर कांच का एक स्लैब है। ध्यान सुनना मेरे भाई जो मैं कह रहा हूं। इसको मान लीजिए ये हमारा कांच का स्लैब है, ये ग्लास का एक स्लैब है। और इस पर क्या करना है, तो एक लाइन को हम लोग ऐसे गिराते हैं इस स्लैब के ऊपर में, जो कि इस स्लैब के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, इस स्लैब के साथ वो 90 डिग्री कोण बनाएगा। ऐसा लाइन हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं, ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री कोण बनाएगा यहां पर। ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा ऐसा लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। और इस कांच पर वो कितने डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग अविलंब कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम अविलंब कहेंगे। और इसी को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। और अविलंब होने के लिए, अविलंब होने के लिए उस सतह के साथ कितना डिग्री कोण बनाना चाहिए, 90 डिग्री कोण, इसको अविलंब कहते हैं। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना, कांच का स्लैब बन करके तैयार हो गया, अविलंब लाइन भी हमने दिखा दिया। कांच के स्लैब से होकर के गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे से कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, आपतित किरण को आपको दिखाते हैं, आपतित किरण को दिखाते हैं कैसा होता है। अगर हमारा इस स्लैब की तरफ कोई किरणें अगर आ रही है तो इसको आपतित किरण कहेंगे। इसको कैसी किरणें कहेंगे, इसको आपतित किरण कहते हैं। ये हमारा आपतित किरण होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। लेकिन यहां पर क्या है, इधर हवा था, ये कांच है, ये हवा है, ये कांच है। तो जाहिर सी बात है, माध्यम परिवर्तन होगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश का अपवर्तन होगा तो जिस रास्ते में प्रकाश जा रही थी उस रास्ते में फिर प्रकाश नहीं जाएगी। जिस रास्ते में प्रकाश जा रहे थे, इसका मतलब इस रास्ते में प्रकाश नहीं जा पाएगी। यानी कहने का मतलब मेरे भाई कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि इस रास्ते में प्रकाश नहीं जा पाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश हमारा माध्यम चेंज करता है तो उसके रास्ते में विचलन आता है। अगर ये विरल माध्यम है, ये कांच सघन माध्यम है, तो विरल से सघन में जाएगा तो ये फिर किधर की ओर मुड़ेगा, तो हम लोग सीधा कहेंगे सर ये जो मुड़ेगा हमारा कैसा मुड़ेगा, तो कहेंगे अविलंब की ओर मुड़ेगा, कुछ इस तरीके से हमारा मुड़ेगा। थोड़ा सा ये हमारा मुड़ जाएगा और थोड़ा सा अगर मुड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये उसका रास्ता बन जाएगा और इस तरीके से ये हमारा मुड़ करके बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये हमारा विरल था, ये सघन में आ गया, विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की और हमारा मुड़ जाता है। अब इसी तरीके से जैसे ये फिर बाहर निकलेगा तो ये फिर फैल जाएगा। जैसे ये बाहर निकलेगा ये फिर क्या होगा, कहेंगे ये हमारा फिर से फैल जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से हमारा ये क्या होगा, कहेंगे इस तरीके से ये फैल जाएगा। ये फिर बाहर निकलेगा तो सघन से, वही हमारा सघन और विरल की बात कर रहे हैं, तो आसानी से ये फिर हमारा क्या होगा, तो ऐसे हमारा फैल जाएगा। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के आप देख लीजिए मेरे भाई कि इधर हम मान लेते कि हमारा हवा था और हवा को हम लोग क्या कह दिए, तो इसको हम लोग विरल माध्यम कह दिए। ये हमारा विरल माध्यम हमारा हो गया। और ये जो कांच हमारा है, इस कांच को हम लोग कह देते हैं कि ये कांच है। और ये कांच हमारा कैसा माध्यम है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सघन माध्यम के नाम से जानते हैं। कांच को हम सघन माध्यम कहते हैं। अब आपको ये समझना है कि ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण इसको कहते हैं। जो कांच से बाहर निकला उसको निर्गत किरण कहेंगे और जो आ रही है उसको आपतित किरण कहते हैं। तो ये वाली किरणें और ये वाली किरणें एक दूसरे के समानांतर ही हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये इंटर किया उसी तरीके से ये बाहर भी जाएगा, तो ये एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। इसका मतलब है मेरे भाई हम लोग सीधा कह सकते हैं ये कैसी होगी, तो कहेंगे ये हमारा कैसा होगा, एक ही रेखा में तो नहीं होगा लेकिन एक दूसरे के क्या होगा, तो कहेंगे पैरेलल हो जाएगा। एक ही रेखा में तो नहीं होगा लेकिन एक दूसरे का क्या होगा, कहेंगे हमारा पैरेलल हो जाएगा। ये हमारा कुछ ऐसा पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर एक ही रेखा में क्यों नहीं होगा, उस पर भी हम पहुंचते हैं और आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए कि एक ही रेखा में अगर होता तो तब तो ये लाइन में आपको सीधा की ओर ऐसे निकलता, ये लाइन में सीधा ऐसे निकलता, ये लाइन में ऐसे निकलता। लेकिन क्या ऐसा है, क्या क्या ऐसा है, क्या क्या ऐसा है, क्या नहीं है ऐसा। इस लाइन में अगर आगे निकल जाती है तो मुड़ करके ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, यहाँ से गैप हमारा क्या होगा, आपस में बराबर का होगा। तो ये एक दूसरे का समानांतर होगा। ये वाली किरणें और ये वाली किरणें समानांतर हो सकती है, लेकिन मेरे भाई एक ही सरल रेखा में नहीं हो सकती है। एक ही सरल रेखा में होने के लिए सीधा होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसीलिए ऐसा नहीं होगा, क्या बिल्कुल ऐसा इसलिए नहीं होगा। तो ये मेरे भाई आप सीधा कह सकते हैं कि एक ही सरल रेखा में नहीं होगा। जब समानांतर कह दिए तो मैं समानांतर का तो कोई बात ही नहीं हमारा होगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो सी करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आ गया सभी लोगों को। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कीजिए। बाद बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट
अगला कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच, यहां पर बीच होगा मेरे भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर सकते हैं। यहां पर अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया। हमने कई बार बोला है कि बिंब को हम लोग वस्तु समझते हैं, बिंब को हम प्रतिबिंब नहीं समझते, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन लेंस कैसा लेंस है, तो सबसे पहले तो यहां पर उत्तल लेंस आप देख लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि आपको की पॉइंट को पकड़ना है, और बिंब को कहां रखना है, तो उत्तल लेंस के सामने रखना है, लेकिन 2f और अनंत के बीच में रखना है। किसको रखना है, तो मेरे भाई बिंब को रखना है। किसको रखना है, तो बिंब को, यानी कि वस्तु को रखना है। तब आप बताइए ऐसी परिस्थिति में कि इसका प्रतिबिंब जो है वो कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। और जब हम लेंस पढ़ाते हैं थ्योरी की क्लासेस में, तो हमने कई बार आपको बोला है कि मेरे भाई जब कभी भी आप लेंस पढ़ते हैं, तो जो प्रॉपर्टी उत्तल लेंस का होता है, जो प्रॉपर्टी उत्तल लेंस का होता है, वही प्रॉपर्टी हमारा अवतल दर्पण का होता है। उत्तल लेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, तो ये अवतल दर्पण के प्रॉपर्टी की तरह होता है, और दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होता है। एक में प्रकाश का परावर्तन होता है, तो एक में प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस एक में प्रकाश आर पार करता है, तो एक में प्रकाश आर पार नहीं करता। अंतर बस यही होता है, लेकिन सिमिलर प्रॉपर्टी यानी कि कुछ प्रॉपर्टी दोनों का एक जैसा होता है। तो ये कैसे, अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो अवतल दर्पण की बात करते हैं तो छोटा इमेज, बड़ा इमेज, समान आकार का, तीनों बनाता है इमेज। जितना नजदीक जाएंगे उतना बड़ा इमेज, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा इमेज, ये बनाता है। ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, उल्टा और सीधा दोनों बनाता है। इसका मतलब जो काम ये करता वही काम ये भी करेगा। सीधा ये भी छोटा इमेज, बड़ा इमेज, समान आकार का, तीनों इमेज बनाएगा। जितना नजदीक जाएंगे उतना बड़ा इमेज, जितना दूर जाएंगे छोटा इमेज। और ध्यान रखना मेरे पास, वास्तविक और काल्पनिक दोनों इमेज हमारा बनाता है। यानी अगर किसी को अवतल दर्पण अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। उत्तल लेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसमें टोटल 6 केस हमारा बनता है। कितना केस, तो 6 केस हमारा बनता है। इस 6 केस में हम कई बार पढ़ा चुके हैं कि इस 6 केस में जो 5 केस हमारा होता है वो कैसा इमेज देता है, तो 5 केस में याद रखना मेरे भाई कि वास्तविक इमेज देता है। 5 केस में कैसा, तो वास्तविक प्रतिबिंब का यह निर्माण करता है। और एक ही केस इसका ऐसा है जिसमें काल्पनिक इमेज हमारा बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक सिंगल केस हमारा ऐसा है जिसमें कैसा इमेज बनता है, इसमें ये काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, क्योंकि ये हमारा सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये उल्टा होता है। हाँ, ये भी सही है, ये छोटा इमेज भी बनाता है, ये बड़ा इमेज भी बनाता है, और ये समान आकार का इमेज भी बना। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होता है। ये समान आकार का भी इमेज बनाना बताता है। इतना बात अगर आपको पता है तब हम क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, और देखिए क्वेश्चन कैसे तुरंत बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो आप तुरंत बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई उत्तल लेंस की बात कर रहा था, बिंब को कहां रखना था, 2f और अनंत के बीच में रखना है, और प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है। तो आप उत्तल लेंस को अगर देखना चाहते हैं तो उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस हमारा कुछ इस तरीके का होता है, बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है, इसी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। इसके बीचों बीच जो लाइन पास करता है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कह देते हैं, तो प्रधान अक्ष कह देते हैं। एक्चुअली में ये ऐसा होता है, पढ़ने के लिए ऐसा हम दिखा रहे हैं लेंस को। और यहां पर अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। यहीं से कोई भी दूरी मापते हैं लेंस में, प्रकाशीय केंद्र से। अगर यहां से यहां तक की दूरी को अगर हमने f1 कह दिया, तो यहां से यहां तक की दूरी और क्या होगी, तो इसको हम लोग कहेंगे f1, यानी कि 2f1 हमारा हो जाएगा। ये अगर f1 है, ये भी f1 है, इसका मतलब यहां से यहां 2f1 है, यहां से यहां f1 है। इसी तरीके से चूंकि दो दो कर्व है तो दो दो को फोकस होगा, इस कर्व के लिए दोनों फोकस हो गया, तो इस कर्व के लिए ये दोनों फोकस होगा, दो को फोकस यहां भी होगा। एक को f2 कह देते हैं, और एक को हम लोग क्या कह देते हैं, यहां पर 2f2 कह देते हैं। समझना गौर से जो कहना चाह रहा मेरे भाई, इसमें भी इन्फिनिटी का साइन दे देते हैं। हमारा कितना केस हम लोग पढ़ते हैं और उत्तल लेंस में, तो हम लोग इसमें 6 केस पढ़ते हैं, समझना गौर से। और इन 6 केस के बारे में अगर हम लोग यहां पर देखना चाहें तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं, एक केस तो ये वाला, यहां वस्तु को रखिए, दूसरी बात यहां रखिए वस्तु को, तीसरा यहां रखिए वस्तु को, चौथा यहां रखिए, और पांचवा आप यहां रखिए। 5 केस तो आपका ये हो गया। एक और केस में हम वस्तु को कहां, तो O और F1 के बीच में रखते हैं। 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस, 6 केस, टोटल 6 केस की हम बात कर रहे थे। इनमें से ये जो 5 केस हमारे हैं, ये जो 5 केस हमारे हैं, ये कैसा इमेज देता है, यही वो 5 केस है मेरे भाई जो वास्तविक इमेज देता है। यही वो 5 केस है जो कैसा इमेज देगा, तो वास्तविक देता है। यही 5 केस कैसा इमेज देगा, तो ये वास्तविक देता है। यही 5 केस है जो कैसा, तो यही 5 केस वास्तविक देता है। इसमें एक ही केस के बारे में हमने चर्चा किया था कि ये वाला जो केस हमारा होता है, ये वाला यहां पर अगर वस्तु को रखेंगे तो ये कैसा इमेज देगा, यही वो केस है जहां पे, यही वो सिंगल केस है जो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा होता है, या सीधा
आपसे क्वेश्चन में पूछा कि 2f और अनंत के बीच में रखना है। अब बताइए कि 2f और अनंत कहाँ है, तो आप कहेंगे सर 2f और अनंत तो यहाँ पर है, 2f और अनंत तो यहाँ है। 2f हमारा 2f1 को 2f कह दिया और अनंत यहाँ, यानी कहने वाला 2f1 और अनंत के बीच बोला, चूंकि बीच में बोला है तो 2f1 और यहाँ 2f1 कर लीजिए, दिक्कत हो तो अनंत कर लीजिए। तो अनंत और 2f1 के बीच में यहाँ पर रखा गया है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो वास्तविक इमेज बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो मेरे भाई ये तो क्लियर हो गया कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी नहीं बनेगा। तो ये तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी आंसर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात समझना कि वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। दूसरी बात, अगर उत्तर लेंस से जितना दूर रहते हैं उतना छोटा इमेज, उत्तर लेंस के जितना पास आएंगे उतना बड़ा इमेज। और एक जगह ऐसा होता है कि अगर आप 2f1 पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। ये वो जगह है जहां पे समान आकार का इमेज बनता है। इससे दूर जाएंगे तो बड़ा छोटा इमेज, इससे दूर इससे नजदीक आएंगे तो बड़ा इमेज बनेगा। यही वो जगह है जो कि समान आकार का इमेज देता है। इससे दूर रहेंगे तो छोटा इमेज, इसके नजदीक आएंगे तो मेरे में बड़ा इमेज हमारा बनेगा, और 2f1 पर हमारा कैसा कहेंगे समान आकार का बनेगा, तो इधर हमारा छोटा इमेज बनेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर अगर रखेंगे तो छोटा इमेज बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ समान आकार का, ये इससे बड़ा और बड़ा और बड़ा ऐसे होता चला जाएगा। तो ये वो जगह है जहां समान आकार का इस यहां पर बन रहा है, यहां पर वस्तु को रखकर यहां इमेज हमारा बन रहा है। यहां अगर इमेज हमारा बनेगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई छोटा इमेज बनेगा। तो यहां पर छोटा वाला को आंसर करेंगे, बड़ा वाला को नेग्लेक्ट कर देंगे। चलिए ये ऑप्शन भी आपका यही एलिमिनेट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के जो आंसर है मेरे भाई एकदम बिल्कुल प्रॉपर्टीज पर आधारित था। और शायद अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही प्यार से हम सभी लोगों को थ्योरी पढ़ाते हैं। अगर साइंस थ्योरी की क्लासेस अगर करनी है तो अभी भी आपके पास समय है, आप अच्छे से कर सकते हैं। मैकेनिकल ट्रेड का लाइव बैच कब स्टार्ट करेंगे? छोटू कुमार जी बहुत जल्द ट्रेड का भी एक क्लासेस हम लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे, क्योंकि एएलपी का आगे एग्जाम है। तो ट्रेड का जो क्लासेस है मैकेनिकल वालों के लिए, उनके लिए एक क्लासेस हम लेकर के आएंगे छोटू जी, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली में 2-3 दिन से हम घर पे यहाँ पे नहीं थे इसलिए, लेकिन बहुत जल्द जो है आपकी क्लासेस आ जाएंगे, इसलिए टेंशन किसी को नहीं लेना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। अगला कहता है कि कंडक्टर की बात करते हैं, चालक की बात करते हैं। देखो ये चालक में बोला गया, चालक मतलब समझ रहे हो, कंडक्टर जिसमें करंट का फ्लो हो सकता है उसको कंडक्टर कहते हैं। और चालक में ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो आसानी से करंट का फ्लो करा देता है वो इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन चालक में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा। चालक में क्या होता है, चालक हमारा क्या करता है, तो कहेंगे यहाँ पर करंट को प्रवाहित, करंट उससे पास करता है। तो कंडक्टर को ही क्या कहते हैं, तो जो कंडक्टर हमारा है इस कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर को हम लोग यहाँ पर चालक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम इस कंडक्टर को यहाँ पर चालक कह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन हमारा जब तक मूव नहीं करेगा तब मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कंडक्टर है और कंडक्टर हम लोग मान लिए कि कुछ इस तरीके से ये हमारा तार एक प्रकार का कंडक्टर है। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, तो ये कंडक्टर है। और लिख भी देते हैं कि ये हमारा क्या है, इसको लिख भी देते हैं ये हमारा कंडक्टर है, चालक है। मेरे भाई मैंने कई बार आपको जब थ्योरी की क्लासेस में पढ़ाया तो उस समय जरूर मैंने ये बात बोला है, एक तरफ यहाँ पर प्लस और एक तरफ माइनस हमारा कब आता है। ये मान लेते हैं कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को क्या करते हैं, तो एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो एक पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से एक नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है, और इसी को हम लोग कह दिए क्या, तो इसी को हम लोग कह दिए यहाँ पर बैटरी। और बैटरी क्यों लगाते हैं, बैटरी इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये प्लस और माइनस पैदा करता है। और प्लस और माइनस क्या दिखाता है, उच्च विभव और निम्न विभव को दिखाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विभव में अंतर होगा। तो बैटरी क्या करता है मेरे भाई, तो विभवांतर पैदा करता है। ये क्या करता है, तो कहेंगे ये हमारा विभवांतर पैदा करता है। इस बात को ध्यान रखना। ये क्या करेगा, तो विभव में अंतर पैदा करता है, इसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। और जैसे ही विभवांतर पैदा होगा तो इसमें करंट चल देता है। और जब करंट चलता है तो हायर पोटेंशियल से लोअर कर पोटेंशियल की तरफ हमारा करंट चलता है। इसका मतलब इधर हमारा प्लस से जुड़ा तो ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो ये माइनस कह देंगे। और करंट का जो फ्लो कंडक्टर में होगा वो कैसा होगा, तो कहेंगे हमारा करंट का फ्लो हमारा कैसा, तो प्लस से माइनस की तरफ। मेरे भाई याद रखना, जब करंट का फ्लो प्लस से माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा किधर से किधर होता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा हमारा किधर होगा, तो कहेंगे हमारा उल्टा होता है। तो माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जबकि करंट का फ्लो किधर से किधर हो रहा था, कहेंगे करंट का जो फ्लो हमारा हो रहा था वो प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा था हमारा किधर, तो माइनस से प्लस की तरफ हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए मेरे भाई कि इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट कैसे हुआ, जब तक बैटरी नहीं लगाते तब तक नहीं होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बैटरी इसको लगाए कंडक्टर में, जैसे बैटरी कनेक्ट किए वैसे ही हमारा क्या हुआ, प्लस माइनस मिल गया। और जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा ऐसे होने लगा, उल्टा होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। यानी कहने का मतलब है जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ, और माइनस से किधर, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे हमारा चलने लगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो है। जबकि करंट का फ्लो कैसा है, तो करंट का फ्लो मेरे भाई ऐसा है। ये करंट का फ्लो दोनों उल्टा होता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हमारा, इस तरीके से।
तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ लीजिए कि किसी भी चालक की अगर हम बात करते हैं और उस चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब हमारा विभव में अंतर पैदा होगा, विभवांतर होगा। यानी जब चालक के अनुदिश हमारा क्या होगा, तो कहेंगे विभवांतर पैदा होगा, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग विभवांतर को विभव दाब भी कहते हैं, इसलिए विद्युत दाब भी कहते हैं, ये भी आपका चलेगा। विद्युत दाब में अंतर कहने का मतलब विभवांतर, विद्युत दाब में अंतर कहीं कहीं पर विद्युत दाब भी बोला जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, दोनों एक ही चीज है। या फिर अगर नहीं होता तो आप इसको समझ लीजिए ये हमारा विभवांतर की बात कर रहा है। और विभवांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव में अंतर हमारा, या फिर विद्युत दाब में अंतर की हम बात करते हैं, इसी कारण हमारा मुख्य रूप से होता है। तो मेरे भाई विद्युत दाब में अंतर यानी विभवांतर पैदा कौन करता है, तो विभवांतर पैदा करता है हमारा कौन, तो कहेंगे बैटरी करता है। और बैटरी जैसे लगाएंगे वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज है, तो चार्ज के फ्लो रेट को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एकदम सिंपल सा चीज है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर विद्युत दाब सही सभी स्थान पर अगर समान होगा तो करंट इससे पास नहीं करेगा, फिर इससे मेरे भाई करंट पास नहीं करेगा, इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है करंट पास क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारा यहां पर नहीं करेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो यहां नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्जी इंफॉर्मेशन था, एक ही आंसर करेंगे बी। आगे चलते हैं, दो चालक तार की बात कर रहे हैं। अब देखो चालक तार देखते होंगे कॉपर का तार होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, जिस भी तार से करंट जाता है उसको चालक तार कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर कहता है कि दो चालक तार है, कितना चालक तार है, तो दो गो चालक तार है। और दोनों चालक तार का क्या समान है, तो पदार्थ भी समान। अगर मान लेते दो चालक तार, तो एक कॉपर का तो दूसरा भी कॉपर है, क्योंकि पदार्थ समान कह रहा है, लंबाई समान कह रहा है, व्यास समान कह रहा है। इसका मतलब मेरे भाई आप क्या समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि पदार्थ, लंबाई और व्यास इन सब का क्या, तो कहेंगे समान है। यानी कुल मिलाकर के ये कह दिया कि चालक की हम बात कर रहे हैं और उस चालक के पदार्थ भी समान है, लंबाई समान है और उसका व्यास भी समान, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी समान है। व्यास समान मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया समान हो गया, लंबाई भी समान है। तब कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में उसको लगाते हैं और फिर उसको कैसे, तो समानांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में लगाते हैं। तो बताइए कि प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो उससे उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा उसका अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो एक बात मेरे भाई आप सबसे पहले जान लीजिए, अगर हम किसी कंडक्टर की बात, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस बात को आप समझिएगा, किसी कंडक्टर की बात करते हैं और किसी चालक की अगर हम बात करते हैं, तो आपको मैंने कई बार बोला है कि चालक के लिए एक फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, आर इक्वल टू, ये केवल चालक के लिए ही फॉर्मूला वैलिड होता है, आर इक्वल टू रो अपॉन में एल अपॉन में ए हमारा होता है। ये कंडक्टर के लिए ही ये फॉर्मूला, इस बात को आप श्योर मान लीजिए। अब मामला ये है कि क्वेश्चन में क्या क्या एक समान है, तो मेरे में पदार्थ की प्रकृति को किससे, तो रो से दिखाते हैं, लंबाई क्या होगा, तो एल से दिखाते हैं, व्यास क्या होगा, कहेंगे डायमीटर हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन में ये बोला कि ये समान है, इसको काट दीजिए, ये समान है, ये काट दीजिए, अगर डायमीटर समान है तो एरिया भी समान होगा, इसका मतलब ये भी काट दीजिए। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये सब समान है, इसका मतलब सब मिलकर के हमारा क्या कहेंगे, कांस्टेंट है। इसका मतलब है आप सीधा कह सकते हैं कि दो चालक तार है तो दोनों का रेजिस्टेंस समान है। दो चालक तार है, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस समान है, क्योंकि मटेरियल समान है, लंबाई समान है, एरिया समान है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी समान है। क्योंकि कितने चालक की बात कर रहा है, दो चालक की बात कर रहा है, और दोनों चालक का यह रेजिस्टेंस समान हो गया। दोनों चालक का क्या हो गया मेरे भाई, तो रेजिस्टेंस समान हो गया। और एक कंडीशन में बोला कि आप श्रेणी क्रम में जोड़िए, और रेजिस्टेंस जो है R1 बराबर R2 बराबर क्या कह दिया, तो यहां पर R कह दिया, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई बदलेगा नहीं, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। रेजिस्टेंस हमारा पहले का और बाद का, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, उसको R कह दिए। मेरे पास जब कभी भी श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस बराबर होता है ना, तो टोटल प्रतिरोध जो हमारा निकलता है, ऐसे केस में इसको आर इक्विवेलेंट 1 कह देते हैं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या आर इक्विवेलेंट हम लोग यहां पर इसको 1 कह देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कितना होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जब ये हमारा प्रतिरोध जब समान होता है, सारे की प्रतिरोध की वैल्यू समान होती है श्रेणी क्रम में, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए एनआर वाला। लेकिन हमारे पास मेरे भाई अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं टोटल प्रतिरोध का 1 के लिए, तो याद रखना इसमें कितने प्रतिरोध की, दो चालक का दो को प्रतिरोध बनेगा, इसका बाद दो प्रतिरोध मतलब एन की जगह कितना रखेंगे, दो रखेंगे, और ये 2 इंटू आर हो जाएगा। पहला केस क्लियर हो गया। अब दूसरे केस में हम लोग चलते हैं, ये तो पहला केस आपका क्लियर हो गया, श्रेणी क्रम में करना था। और दूसरे केस में कहता है कि नहीं, अब क्या करना है, उसी को समानांतर क्रम में उन दोनों चालक को जोड़ना है। जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे मेरे भाई, तो उसके लिए फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट 2 लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जब इसके लिए n गुना r होगा और प्रतिरोध इसमें भी सबके लिए बराबर है, तो यह r बाय क्या होगा, तो n हो जाएगा।
और ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि R इक्विवेलेंट टू जो हमारा होगा वो कितना होगा, तो R बाय N कहने का मतलब क्या, R तो यही है और N क्या, तो नंबर ऑफ प्रतिरोध, नंबर ऑफ चालक कितने, तो 2, नंबर ऑफ प्रतिरोध 2 हो जाएगा, इसका मतलब R बाय 2 से डिवाइड कर दो। कुल मिलाकर के मेरे भाई हम लोगों के पास जो मटेरियल आया वो ये आया और दूसरा हमारे पास ये आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों प्रतिरोध का क्या निकालना, अनुपात निकालना है। जब दोनों प्रतिरोध का अनुपात निकालेंगे तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट 1 और डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, तो R इक्विवेलेंट आप यहाँ पे 2 कर दीजिए और इन दोनों का रेशियो निकालिए। तो पहले कितना है, तो कहेंगे पहले तो हमारा यहाँ पर 2R है और फिर कितना निकल करके आ गया, तो ये R बाई 2 निकल करके आ गया। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो R से R ऐसे भी कट जाएगा और ये कुल मिलाकर के हमारा 4:1 हो जाएगा। यानी मेरे भाई आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछा था, इसमें 2-3 तरह का कंसेप्ट आपका शामिल है और इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आप ही बता दो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरी क्लासेस लगातार कर रहे हैं तो आपको ये बात समझ में, सर स्टेट का नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही है, आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आप लगातार बस क्वेश्चंस बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, देखिए नोटिफिकेशन कभी भी आपका आ सकता है, ठीक है। इसलिए नोटिफिकेशन के लिए किसी को नहीं सोचना है। समझ में आ गया जो बताइए तो मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता कि पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे एक कृत्रिम उपग्रह जिसके लिए इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होगा। मेरे भाई हम मान लेते कि ये हमारा क्या, तो पृथ्वी है, इसको अर्थ मान लीजिए और अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ के चारों तरफ अर्थ का जो उपग्रह है जिसको आप चंद्रमा कह सकते हो, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ अर्थ लगाता है चक्कर, तो चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब चंद्रमा चक्कर लगा रही है तो यहां पर ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है पूरा का पूरा, और ये क्या है, तो इसको कह दिए चंद्रमा। और ये चंद्रमा क्या कर रही है, तो इसका चक्कर लगा रही है इस तरीके से, ऐसे ये चक्कर लगा रही है चंद्रमा। अब जाहिर सी बात है कि यहां से अगर ये चक्कर लगाएगी और अर्थ का हमारा सेंटर होगा तो इसके सेंटर की तरफ एक बल लगेगा जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एक सेंटर से बाहर भी लगेगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। अगर सेंट्रीपिटल आया तो सेंट्रीफ्यूगल भी आ ही जाता है, बस इसको काल्पनिक मान के चलेंगे और इसको एफसीडेस कहते हैं। दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है, बस दिशा दोनों का विपरीत होता है, दोनों में मतलब यही है। अब दूसरी बात है मेरे पास, जब ये हमारा इस तरह से गति करता रहता है तो इसमें एक एक्सेलरेशन भी हमारा पैदा होता है, और वह एक्सेलरेशन हमारा किधर की ओर होगा, तो वह एक्सेलरेशन हमारा अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जहां पे बल होगा वहां पे त्वरण होता ही है। तो इधर की तरफ एक त्वरण होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से हम लोग जानते हैं। अब कहता है कि पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए अब पृथ्वी पर नहीं गिरता, ये यहां से इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण होगा उस गति के लिए, यानी कि ये तो गति भी कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, तो ये तो गति भी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो कहेंगे इसमें गति भी हो रहा है ये गति भी कर रहा है, तो उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना कि जो पृथ्वी का आकर्षण है, जो पृथ्वी का आकर्षण हमारा ये वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है ताकि ये इसमें गति करता रहता है। और एक्सेलरेशन हमारा तभी आएगा जब हमारा वेग में परिवर्तन होता है, तो अलग अलग जगह पर वेग की दिशा बदल जाती है, इसलिए त्वरण की अगर बात करते हैं तो हमारा बदलता चला जाता है। तो हम यहां से कह सकते हैं इसके लिए जो हमारा होगा वो क्या होगा कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है कौन, तो जो बल हमारा अंदर की तरफ लगता है, जिस बल को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो अंदर की तरफ बल लग रहा है वही एक त्वरण प्रदान करता है, जिसकी वजह से हमारा ये घूमता रहता है, वो रुकता उकता हमारा नहीं है और वो नीचे गिरता नहीं है वो नीचे गिरता नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को आप राइट करोगे। गति के लिए कौन सा, तो गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है कौन, तो ये वाला बल की बात कर रहा है, क्योंकि बल के कारण ही त्वरण पैदा होता है। आगे चलते हैं, पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने के कारण, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इसके कंसेप्ट मेरे भाई बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन आपका होना चाहिए, समझना गौर से। एक तो होता है कि पानी की बूंद का निर्माण कैसे होता है, तो पानी की जो बूंदे हैं वो कैसी होती है, तो गोलाकार होती है। पानी की बूंदे कैसी, तो गोलाकार होती है। ये बात तो सभी लोग जानते होंगे। अगर गोलाकार होती है तो किसके कारण होती है, कारण भी आपसे पूछ लेगा। तो पानी की बूंदे गोलाकार होती है किसके कारण, तो इसको कहते हैं स्वसंजक बल के कारण। किस बल के कारण, तो स्वसंजक बल के कारण होता है। इसको कोहेसिव फोर्स हम लोग कहते हैं। याद रखना मेरे भाई इतना बात। पानी की बूंदे गोलाकार होती है, कोहेसिव नहीं, स्वसंजक बल नहीं, कहीं आप यहाँ इसको पृष्ठ तनाव कहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको पृष्ठ तनाव कहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और इसी पर क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ लेता है। पृष्ठ तनाव के कारण हमारा कैसा, तो पानी की बूंदे गोलाकार होती है, ये बात सबको पता होगा। अब एक चीज आप देखे होंगे कि पानी किसी भी चीज पर क्या होता है, फैल जाता है, और किसी भी चीज पर पानी फैल नहीं पाता। दो चीज हमारा होता है, एक सरफेस ऐसा जिस पर पानी पूरी तरीके से फैल गया, एक सरफेस हमारा ऐसा है जिस पर पानी पूरी तरीके से फैल जाता है। आप पानी गिराइए, आप इस पर पानी गिर, मान लेते एक सरफेस हमारा कुछ ऐसा है, इसको चलो सरफेस बनाते हैं। एक सरफेस हमारा कुछ ऐसा है, और इस सरफेस पर जैसे ही हम पानी गिराएंगे तो ये पानी क्या करेगा, तो बहुत ही आसानी से चारों तरफ हमारा फैल जाता है। पानी चारों तरफ ऐसे करके फैल जाता है। इसका मतलब जब चारों तरफ फैल गया, जब चारों तरफ पानी ऐसे करके फैल गया, इसका मतलब समझ लेना मेरे भाई कि यहां पर जो कोहेशन हमारा है वो ज्यादा है, यानी कि यहां पर हमारा स्वसंजक बल मजबूत होता है। इस जगह पर हम लोग कहेंगे कोहेशन हमारा क्या, कहेंगे यहां पर हमारा कोहेशन हमारा ज्यादा होता है। कोहेशन जो है यहां पर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा ज्यादा होता है, कोहेशन हमारा ज्यादा होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई अच्छा, यहां पर बोला है कि पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण बोला गया है, ना चिपकने का कारण बोला गया। अब देखो दूसरा सरफेस भी बना करके दिखाते हैं। दूसरा सरफेस मान लेते ये है, और इस सरफेस पर पानी का ये सरफेस है, लेकिन ये पानी का सरफेस है, इस तरह से ये तेल है, मान लेते फैल गया पूरी तरह, कोहेशन ज्यादा होगा। अगर तेल नहीं फैला, तेल नहीं फैला, इतना दूर में रह गया, तेल नहीं पूरा फैला, इसका मतलब कहने का मतलब ये है, यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर कहेंगे चूंकि यहां पर समझना कि एक तो हमारा पानी का सरफेस है, इसको हम लोग कहते हैं, चलो लिख देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा पानी की सतह है। ये क्या है, तो पानी की सतह है। और ये क्या है, ब्लैक वाला क्या है, तो कहेंगे ये हमारा तेल की सरफेस है, ये तेल की सतह है। समझना गौर से, ये तेल की सतह है, इस बात को ध्यान रखना। अब आप देखेंगे कि पानी और तेल आपस में फैल गया, पूरी तरीके से फैल गया। इसका मतलब यहां पर जो असंजक बल है ये मजबूत होगा। असंजक बल क्यों कह रहे मजबूत होगा, यहां असंजक बल हमारा कैसा होगा, क्योंकि यहां पर हमारा मजबूत होगा। इसलिए मजबूत होगा क्योंकि एक पानी की बूंद है, एक तेल का बूंद है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गया। जब दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग होता है तो वहां असंजक बल आता है। इसका मतलब ये पूरी तरीके से फैल गया, चलो कहीं ना कहीं यहां पर असंजक बल मजबूत है। और अगर पूरी तरीके से नहीं फैल पाए, यहां पर मेरे भाई पानी की सतह पर तेल पूरी तरीके से फैल गया, पानी की सतह पर तेल पूरी तरीके से फैल गया, पानी की सतह पर तेल पूरी तरह से फैल गया, पूरी तरीके से फैल गया, पूरी तरीके से जब फैल गया तो ये स्थिति आपको पैदा होगा, तो ये स्थिति पैदा हुआ। और जब पानी की सतह पर पूरी तरीके से तेल नहीं फैल पाया तो ये स्थिति होगा, पानी की सतह पर तेल नहीं फैल पाया, नहीं फैल पाया। जब पानी की सतह पर तेल पूरी तरीके से नहीं फैल पाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ एडेसिव फोर्स मजबूत था, चूंकि एक पानी था एक तेल था, तो एडेशन ही होगा। इसका मतलब हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे असंजक बल ही लगेगा। असंजक बल मजबूत था तभी तो ये पूरी तरीके से फैल गया। ये पूरी तरीके से नहीं फैल रहा है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यहां पर असंजक बल का अभाव है। यहां पर असंजक बल का क्या है, तो असंजक बल का यहां पर क्या है, तो मेरे भाई अभाव है, यानी कि असंजक बल हमारा वीक है। अगर असंजक बल वीक है तो कहीं ना कहीं स्वसंजक बल मजबूत होगा। पानी का अलग सरफेस है और हमारा तेल का अलग सरफेस है, दोनों अपना अपने सरफेस को खींच रहा है, फैलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं असंजक बल अगर हमारा अभाव है, कम है, तो यहां स्वसंजक बल मजबूत होगा। अगर यहां असंजक बल हमारा मजबूत है तो यहां स्वसंजक बल हमारा वीक होगा। इस बात को ध्यान रखना, तो दोनों उल्टा होता है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा था उस पर हम लोग पहुंचते, कहता कि पानी की बूंद की हम बात कर रहे हैं, और जो पानी की बूंदे हैं वो तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण बताइए। अगर नहीं चिपक रहा है उसका रीजन आपसे पूछा गया है। पानी की बूंद तेलीय की सतह पर नहीं चिपक रही है, ये रीजन आपसे पूछा गया है। अगर मेरे भाई नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब नहीं फैल रहा है। इसका मतलब क्या है, तो असंजक बल, चूंकि एक पानी का सतह है लाल वाला, और ये ब्लैक वाला क्या है, तो तेल का सतह है, दोनों आपस में अगर नहीं फैल रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, नहीं चिपक रहा मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में असंजक बल काम कर रहा है, जो कि वीक होगा।
अगर असंजक बल मजबूत होता तो पूरा एकदम चिपक जाता उस पर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर असंजक बल हमारा क्या होगा, तो वीक है, अभाव होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन के जो आंसर करने के लिए हम लोग जाएंगे, तो मेरे भाई ये वाला जो आप देखते होंगे लाइन लिखा हुआ, यही आपका आंसर यहाँ पर होना है। ये आंसर कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और इस क्वेश्चन के जब आंसर करने के लिए जाओगे तो आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए, आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। एक बात याद रखना, अगर असंजक बल मजबूत होगा तो यहाँ स्वसंजक बल हमारा वीक होगा। यहाँ असंजक बल अगर हमारा वीक है तो स्वसंजक बल यहाँ मजबूत होगा। दोनों उल्टा होता है। दोनों हमारा कैसा होगा, तो दोनों हमारा कैसा होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट सरफेस होता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगता है, वैसे बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसे बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग वहां पर असंजक बल कहते हैं। अगर समान मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बल लगता है तो उसको स्वसंजक बल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई, अब देखो, पानी और तेल आपस में नहीं मिल पाते हैं, क्यों, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। और दूसरा कारण ये भी है कि दोनों का अगर देखिएगा तो दोनों का जो स्वसंजक बल है मजबूत है और असंजक बल वीक है। मिलाने के लिए तो असंजक बल काम करेगा ना, तो असंजक बल का अभाव है, इसलिए वो नहीं मिल पाता है उसमें। और डेंसिटी में भी डिफरेंस होता है, किसी का डेंसिटी ज्यादा तो किसी का डेंसिटी कम होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोजन से भरा एक पॉलिथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्केल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, बताइए। तो आप ही लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझाएंगे कि आप लोग बताइए। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आपका है। मान लेते कि ये हमारा क्या था, इसको मान लिया कि ये हमारा पृथ्वी है। इसको हम लोग मान लेते कि ये हमारा कौन सा सरफेस है, इसको हम लोग कह देंगे कि ये हमारा पृथ्वी है। इस बात को ध्यान रखना, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह से क्या ऊपर की ओर जा रहा था, एक गुब्बारा ऊपर जा रहा है, एक बलून है जो कि हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। एक मेरे भाई एक बलून बना देते हैं। अब उतना बढ़िया तो स्ट्रक्चर हमको नहीं बनाना आता है, लेकिन हम बना देते हैं। एक बलून हमारा है, और जब बलून हमारा किधर जा रहा है, जब मेरे भाई बलून हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका ऊपर जाने के दौरान में क्या होता है, ऊपर जाने के दौरान में जब जैसे ही हमारा हाइट बढ़ेगा, समझना गौर से, जैसे ही हमारा क्या बढ़ेगा, जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा, जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो इसका हाइट बढ़ेगा। जैसे ही हाइट बढ़ेगा मेरे भाई, तो इसके चारों तरफ जो वायुमंडलीय दाब है, उस दाब का मान क्या होता है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अंदर का दाब नहीं, वायुमंडल का दाब। ऊपर जाने पर जो वायुमंडल का दाब होता है वो घटता है। ये बात तो सब लोग जानते होंगे। ऊपर जब जाते हैं तो कौन दाब घटता है, बलून के अंदर का दाब। कौन दाब घटता है, वायुमंडल का दाब घटता है ऊपर जाने पर। तो मेरे भाई जैसे ही आप हाइट में ऊपर की ओर जा रहे हो तो वायुमंडल दाब का मान घटता है। और एक बात बताइए, आप लोग पढ़ते होंगे कि गैस के नियम में पढ़ते होंगे, याद कीजिएगा। और उसको हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, तो पी वित्तक्रमानुपाती हमारा भी होता है, इसको बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। और बॉयल्स लॉ हमारा क्या है, तो गैसों का नियम भी है, इसको हम लोग गैसों का नियम कहते हैं। ये गैस के लिए हमारा वैलिड होता है। और यहां पर जो गैस हमारा है वो कौन सा गैस है, इसमें हम लोग जो गैस भर दिए वो हाइड्रोजन गैस हम लोग भर की बात कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन गैस हल्का होता है इसलिए ऊपर की ओर जाता है। तो अगर मेरे भाई यहां पर अगर आप इस रिलेशन को अगर देखिएगा तो हाइट में जाने पर दाब क्या होगा, कम हो गया। अगर दाब कम हो गया तो जब बताइए जाहिर सी बात उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। बाहर का दाब कम होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्यों, अंदर का दाब ज्यादा होगा बलून के अंदर का, और बाहर का दाब कम हो रहा है। तो किसी भी गैस का जो फ्लो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है, तो अंदर से बाहर वो फैलना चाहेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो बलून का साइज है वो हमारा बढ़ जाएगा। ये बलून का साइज क्या होगा, कहेंगे बलून का जो साइज होगा वो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, कहेंगे जो बलून हमारा इतना छोटा था वो बलून का साइज हमारा बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई कि इसके अंदर का जो प्रेशर, यहाँ इसके अंदर का जो प्रेशर हमारा होगा, जिसको हम पिन साइड प्रेशर कहते हैं, और यहाँ जो वायुमंडल का जो हमारा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे ये हमारा ज्यादा होगा, और एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारा क्या होगा, कहेंगे कम हो जाएगा। ये ज्यादा और ये हमारा कम हो जाएगा। तो मेरे भाई जाहिर सी बात, ये फैलेगा फैलेगा तो इसका आकार बढ़ जाएगा, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये क्या होगा, तो कहेंगे अपने आप डिफ्यूज कर जाएगा, फट जाता है। अब आप यहां पर देखिए गौर से, कहता है कि गुब्बारे के अमाप में कमी आ जाएगी। अमाप कहने का मतलब उसके साइज में कमी आ जाएगी। साइज तो बढ़ रहा है ना ऊपर जाने पर, तभी तो वो फटेगा, गलत है। गुब्बारा चपटा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। गुब्बारा के अमाप में क्या होगी, तो मेरे भाई वृद्धि होगी, यानी उस बलून के साइज में, उसके वॉल्यूम में क्या होगा, तो परिवर्तन आएगा और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गैस का एक्चुअली में वॉल्यूम बढ़ रहा था, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा था, बलून का भी वॉल्यूम बढ़ गया ना। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत लोग क्या कहते हैं कि गर्मी के दिन में, आप पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएगा, बहुत लोग नहीं भी जानता। पूछिएगा कि गर्मी के दिन में टायर का जो हवा होता है, कहेगा, आप सुनिएगा कि गर्मी के दिन में टायर का हवा जो होता है ना बढ़ जाता है गाड़ी में। आप ऐसा सुनिएगा, आप चूंकि पढ़ रहे हैं, साइंस के आप स्टूडेंट हैं। गर्मी के दिन में गाड़ी सब जो चलता है उसके टायर का हवा बढ़ जाता है। आप पूछिएगा ड्राइवर से कि गर्मी के दिन में टायर का हवा बढ़ जाता है, कहेगा बढ़ जाता है। लेकिन आप लॉजिकली आप जानेंगे कि नहीं जानेंगे, यही होता है कि जब हम लोग टायर के अंदर क्या बढ़ते हैं, हवा बढ़ते हैं, गैस होता है। जब गर्मी करता है, तापमान बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है मेरे, जब तापमान बढ़ता है तो गैस भी फैलता है।
उसके अंदर जो पहले गैस था वो गैस फैलता है, जब वो गैस फैलता है तो टायर का साइज बढ़ जाता है और उसको लगने लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं हवा बढ़ गया है, जबकि हवा की मात्रा उतनी रहती है। बढ़ता क्या है, तो उस के अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है गर्मी के कारण, तापमान में ज्यादा होने के कारण। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और जो बताए हैं वो भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्या, कि एक कण 10 सेंटीमीटर के एक आयाम के साथ, यानी कहने का मतलब है कि आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है, एक पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, और वह कौन सी गति कर रहा है, तो सरल आवर्त गति कर रहा है। और एक बात बताइए, सरल आवर्त गति जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जिसको हम लोग एसएचएम कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुने तो आप जान लीजिए हमारा कैसा होता है ये। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करते हैं, समझना गौर से, बड़ा काम का चीज है। इसको सिंपल हार्मोनिक क्या कहेंगे, तो हम लोग मोशन कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग एसएचएम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अगर कोई सरल आवर्त गति कर रहा है तो सरल आवर्त गति की अगर हम बात करते हैं, इसका एक इक्वेशंस होता है, इस बात को ध्यान रखना और याद रख लेना, अभी से घोट जाना कि सरल आवर्त गति है ये, और इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसका जो इक्वेशंस होता है, इसका जो समीकरण होता है, वो y इक्वल टू हमारा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर a sin ओमेगा t होता है। y इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है, जहां पर a क्या है, तो कहेंगे a जो है हमारा यहीं पर एम्पलीट्यूड होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते थे, इसको हम लोग आयाम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ओमेगा क्या, तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से, ओमेगा से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होता है। अभी उसको आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, सरल आवर्त गति कह रहा है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, आप क्या समझेंगे कि सरल सरल आवर्त गति कह रहा है ना, कौन सी गति कह रहा है, सरल आवर्त गति कह रहा है। और जब सरल आवर्त गति कह रहा है तब कहता है कि एम्पलीट्यूड आपका इतना सेंटीमीटर है, और सब में आंसर मीटर मीटर मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। और ये क्या 10 सेंटीमीटर आयाम की बात कर रहा है, आयाम आयाम मतलब एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, तो ये 10 सेंटीमीटर होता है और दे रखा है, और इसी को कहेंगे हमारा कितना, तो 0.1 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 हमारा क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। यानी आपको क्या दे रखा है, ये ए क्या है, ए को मेरे भाई एम्पलीट्यूड कहिएगा, ये नहीं कि ए हमारा कुछ और कह दीजिएगा, ये एम्पलीट्यूड है, इस बात को ध्यान रखना, जो कि हमारा वहां पर वहां से पूछा गया है। आगे कहता है, फिर समझिए क्या कहता, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे केंद्र पर अधिकतम चाल 5 मीटर पर सेकंड के लिए अंतिम बिंदु का न्यूनतम त्वरण हमारा क्या होगा। मेरे भाई इस बात को समझिए, जब एसएचएम कोई भी वस्तु हमारा करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, मान लेते कि यहां पर फिक्स कर दिए, और ये जो पेंडुलम हमारा एसएचएम कर रहा है, इस पेंडुलम को क्या कहती है कि एसएचएम कर रहा है। जब कोई भी चीज एसएचएम करता है ना, तो उसमें मेरे भाई ज्यादा टू एंड फ्रो का मोशन नहीं होता, इस बात को हमेशा के लिए याद रखना, एसएचएम उसी को कहते हैं। तो सभी ऑसिलेटरी मोशन जो होता है हमारा एसएचएम नहीं हो सकता है, लेकिन सभी एसएचएम जो हमारा ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, क्योंकि मेरे ऑसिलेटरी मोशन में ज्यादा हमारा ये होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये यहां से यहां गया, और मान लेते कि यहां से यहां हमारा आया, और एंगल जो हमारा थोड़ा कम ही ये बनाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि ये यहां से यहां आया, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा तो हमारा कम में होता है, तो हमारा एसएचएम होता है। अब ये यहां से यहां पर हमारा ये गया, और इसको हम कह दिए कि एक्सट्रीम पोजीशन है, इससे ऊपर नहीं जाएगा एसएचएम होने के लिए, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये जो है इसको मीन कहेंगे, चूंकि इधर भी एक्सट्रीम इधर भी एक्सट्रीम, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में मीन पोजीशन होगा, जो कि माध्य स्थिति होगी। और इसको हम लोग कौन सा पोजीशन कहेंगे, तो मीन पोजीशन कहेंगे। और हम सभी लोग जानते हैं कि मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होता है उस बॉब का सबसे ज्यादा गति होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। मीन पोजीशन पर सबसे अधिकतम वेलोसिटी हमारा होता है, इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। और कितना वेलोसिटी मैक्सिमम होगा मेरे भाई, तो इसी से निकलता है। ये तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मेरे भाई यहां पर वेलोसिटी मिल जाता है। और ऐसी परिस्थिति में ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा डिफरेंशिएशन का चीज है, थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत आना भी चाहिए। y इक्वल टू 1 sin ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, तो वेग मिल गया, इसलिए वेलोसिटी लिख दिए। अब ए तो हमारा वही रहेगा, ओमेगा भी बाहर निकल के जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हमारा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता अब थोड़ा जान लीजिए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सॉरी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा भी बाहर निकलता है, ए ओमेगा और फिर हमारा यहां पर तो कॉस ओमेगा टी हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हमारा हो जाएगा इस तरीके से। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को अगर यहां पर देखेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा यहां पर हो जाएगा, यहां पर क्या कहेंगे इसको, तो ऐसा करते हैं इसको हम लोग यहां पर ओमेगा इंटू क्या करते हैं, यहां पर ओमेगा इंटू क्या करते हैं, तो इसको हम लोग कॉस ओमेगा टी को यहां लिख देते हैं। वेलोसिटी का जो इक्वेशंस है ना, वेलोसिटी का जो इक्वेशंस है मेरे भाई ये ओमेगा के टर्म में ही होता है। छोड़ो, वेलोसिटी का जो इक्वेशंस हमारा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है, केंद्र पर अधिकतम चाल कितना था, इतना हमारा केंद्र पर अधिकतम चाल हमारा इतना है,
तो अगर हम यहां पर ओमेगा टी अधिकतम भी मैक्सिमम चाल हमारा कितना होगा? ओमेगा ई कॉस ओमेगा टी तो हो ही जाएगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम मान अगर हमारा 1 होगा, अगर 1 मान हम लोग रखते हैं, इसका मतलब इस पोजीशन पे आएगा तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान 0 डिग्री तो cos 90 0 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि ये मैक्स होने के लिए मेरे भाई इसको तो 1 होना होगा। इसको अगर मैक्स होना है, तो इस वैल्यू को जो आप देख रहे हैं, इस वैल्यू को जो देख रहे हैं, इसको तो 1 होना होगा। इस टर्म को क्या होना होगा? तो इसको 1 होना होगा, क्योंकि अगर ये मान cos थीटा का मान अगर 1 होता है तो ये मैक्सिमम मान मिलता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो ये मैक्स मिलेगा। तो वैसी परिस्थिति में जो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा मिलता है वो कितना हो जाएगा? तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए ओमेगा हो जाएगा। यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आ गया, यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब कहेंगे कि चलो वहां से निकल करके आ गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया? तो कहेंगे ए गुना में ओमेगा आ गया। अब बताइए मेरे भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको दे रखा, अधिकतम चाल कितना केंद्र पर? केंद्र कहने का मतलब यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री पर, तो ये मैक्सिमम चाल कितना? तो 5 दे रखा है। एम्पलीट्यूड कितना का? तो 0.1 मीटर का। ओमेगा निकल जाएगा यहां से। ओमेगा निकालोगे मेरे भाई, तो ओमेगा तो रेडियन पर सेकंड में होता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा 50 रेडियन पर सेकंड निकल करके आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग को क्या पूछा गया है मेरे भाई, इस बात को समझना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इतना आसानी से नहीं बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने जो बताया उस चीज को आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैक्सिमम वेलोसिटी निकल गया, हमने ये निकाला ए ओमेगा हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा कब मिलेगा? तो इसी पोजीशन पर मैक्सिमम। ऐसे जब भागता है तो अधिकतम वेलोसिटी यही होती है, मीन पोजीशन पे। जब यहां होगा तो थीटा का मान तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें अगर पुट करेंगे थीटा का मान 0 डिग्री, इसका मतलब कॉस के साथ जितना ओमेगा टी है उसको 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा। अगर इसको 0 करेंगे तो ये वैल्यू 1 होगा, ये वैल्यू 1 होगा तो इसका मान मैक्सिमम होगा। इसका मतलब मेरे भाई अगर ये बच गया क्या, तो हम कहेंगे ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल करके आ गया, और मैक्सिमम वेलोसिटी आपको 5 दे रखा है सेंटर पे, और तब यहां पर ए का मान भी दे रखा है, तो ओमेगा निकल गया यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहता है कि अंतिम बिंदु पर, यहां से पढ़िए आगे, यहां से लिखा हुआ है कि अंतिम बिंदु पर न्यूनतम त्वरण क्या होगा? अंतिम बिंदु कौन है? ये है एक्सट्रीम पोजीशन को क्या कहते हैं? इसको अंतिम बिंदु कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो अंतिम बिंदु कहते हैं। और जो एक्सट्रीम पोजीशन अंतिम बिंदु होता है, यहां पर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। ये कैसा होगा? तो ये हमारा मिनिमम मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, चलो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो कितना होगा? यहाँ ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या होगा? तो कहेंगे हमारा ए हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे हमारा कितना होगा? तो ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या होगा? तो ए हो जाएगा। और ये किसके ओमेगा स्क्वायर हमारा ए हो जाएगा? ओमेगा की वैल्यू कितनी है? तो कहेंगे 50। 50 का स्क्वायर कितना होगा? तो कहेंगे यहाँ पर 2500 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिए हैं, ओमेगा की वैल्यू 50, 50 का स्क्वायर 2500, और ए कितना है? तो 0.1 है, दशमलव उड़ाइए खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया? तो कहेंगे 250 हो गया। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब आंसर क्या करेंगे इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के राइट हो जाएंगे। थोड़ा डिफिकल्ट था क्वेश्चन, लेकिन इस बात को आप समझिए क्या। तो इसी तरीके से आप लोग क्लासेस जो है लगातार करते रहना। ऐसे ऐसे सवाल नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसे सवाल एग्जामों में नहीं पूछेगा। कुछ वो करेगा तो जो कंसेप्ट बताए हैं वही पूछेगा, इतना डिटेल में नहीं आता है। ये 11 12 का क्वेश्चन आपका है। अगर पूछेगा भी तो यहां तक जा सकता है, इतना तक का कंसेप्ट पूछ सकता है कि कहां मैक्सिमम का क्या होगा और क्या इक्वेशन होता है, ये पूछेगा। एम्पलीट्यूड कितना होगा ये पूछ सकता है। इतना भी डेप्थ में क्वेश्चन नहीं जाता है। ये 11 12 का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करिएगा, बड़ा क्वेश्चन का तो छोटा क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी बात सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अभी जस्ट आप देखे होंगे, एक बैनर आपको दिख रहा होगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बैच हम लेकर के आए हैं। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 जो भी बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना चाहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबके लिए हमारा है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये क्लासेस आपको मिलेगा, आप तैयार रहिएगा इस क्लासेस के लिए। और ये होना था आज से ही स्टार्ट, लेकिन एक्चुअली में हम थोड़ा घर चले गए थे, इसलिए क्लास को स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट फ्राइडे से ये क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। आपको फ्राइडे कितना तारीख पड़ता है? फ्राइडे आपको चलेगा, यानी कहने का मतलब आपको 6 जून से ये क्लासेस चलनी है। 2 जून से चलने वाली थी, लेकिन ये 6 जून से चलेगी। जो लोग ले चुके होंगे 6 जून का इंतजार कीजिएगा। और बहुत अच्छी क्लासेस होगी, बहुत ही बेहतरीन क्लासेस इसमें करवाएंगे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, चैप्टर वाइज ऑलरेडी आपका चल रहा है। ये क्लासेस आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको कलेक्ट करके कराएंगे। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, एनवायरमेंट का, सबका एक जगह करा के कराएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। खास इसके अलावा भी जो एनसीईआरटी की बुक आती है 7th 8 का, 9th का, 10th का, उसके जो क्वेश्चन होंगे उसको भी हम इसमें डाल देंगे।
तो ओवरऑल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा हम कवर करा देंगे आपको। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये बैच आपको मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बैच करके आप देख लीजिएगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग मेरे भाई इस बैच से जरूर जुड़िएगा, आपको काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो बाद में थोड़ा सा करेंगे, 5 मिनट का हम ब्रेक आप लोग को देते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद सभी लोग लाइव आ जाइएगा। ठीक है, नियुक्ति बैच में करवाइएगा, नियुक्ति बैच अलग क्लासेस चलती है, ये क्लासेस अलग नहीं, तो एक ही जगह पे सब घिचपिच हो जाएगा, आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए वो क्लासेस अलग है, वो बहुत पहले स्टार्टेड हुए, ये क्लासेस आपका अलग चलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एसी जो खराब हो गया, आपको गर्मी में ही पड़ाता है, और एसी वाले ऐसे आदमी हैं कि एक बार ठीक करते हैं बोल के जाते हैं 6 महीने में ठीक, 6 महीना चलेगा, और हमको लगता है कि 1 महीने में 10 बार खराब होता है। कहाँ तक किए थे इससे पहले? हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, 8वें नंबर क्वेश्चन तक हम आपको करा चुके थे, और हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन को करने वाले थे। तो चलिए, हमारा आज का ये 9th नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि साधारण जो तुला होता है वो हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तुला समझ रहे हैं ना, तुला किसको कहते हैं? तुला कहने का मतलब हमारा जो भार मापने वाला हमारा होता है, जैसे कि मान लेते हैं, आप देखे होंगे, अपने घर में भी देखे होंगे, साधारण तुला कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पर फिक्स डंडा टाइप का हमारा होता है, ऐसे करके हमारा होता है, उल्टा कर दिए, ऐसे करके हमारा होता है, समझना गौर से, ऐसे करके हमारा होता है, और यहाँ पर लोग क्या करता है, तो इसमें लोड दोनों तरफ से लटका देता है। यहाँ पर मान लेते हैं इस तरीके से क्या करेगा, तो आपस में बराबर करता है ऐसे करके, यहाँ पर देखिएगा तो आपस में क्या करता है, इस तरीके से ये बराबर करता है ऐसे करके। ठीक है, साधारण तुला मेरे भाई आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, ये अभी क्या है, बैलेंस कंडीशन में हमारा है। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी साधारण तुला की बात करते हैं तो ये भार बैलेंस होगा, और बैलेंस होगा तो सीधा एक लाइन में हमारा होगा, ये एक लाइन में हमारा होगा, तो ये वाला जो है इधर की ओर हमारा एक मोमेंट फेस करेगा, यानी ये वाला जो है भार, ये इधर की तरफ एक मोमेंट फेस करेगा इस बल और ये दूरी के कारण, और इसमें क्या होगा, तो उसका अपोज करेगा ये उल्टा। अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे कर रहा है मूवमेंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा करेगा, और इस पॉइंट पर टोटल मूवमेंट का मान हमारा क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, आप सीधा कहोगे सर यहाँ पर इसका भार होगा, और भार कितना, तो कहेंगे उसके mg के बराबर, किसी भी वस्तु का भार mg ही होता है, और यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस दूरी को हम लोग r कहते हैं, यहां से लेकर यहाँ तक की दूरी r हो गई। इसका मतलब है ये भार भी क्या है, एक प्रकार का ये बल होता है, भार क्या है, तो एक फोर्स हमारा है, और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम बल युग्म की अगर हम बात करते हैं, नाम से पता चलता बल युग्म, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग कपल बोलते हैं। तो बलयुग में जो कपल हमारा होता है ये क्या होता है, तो कपल मेरे भाई अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो आर एफ आप मान के चलेंगे, आर एफ हमारा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इतना ही होगा। बलयुग में हमारा कितना होगा, तो आर गुना हमारा एफ होगा, इस तरीके से ध्यान रखना। इसका मतलब मेरे भाई, और आर एफ साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा का मतलब 90 डिग्री, तो हम कहेंगे साइन 90 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि बलयुग में हमारा आर ना एफ हो जाता है। और इसी बलयुग्म को हम मोमेंट भी कह देते हैं, इधर का मोमेंट कह दिए, इसको हम लोग इधर का मोमेंट कह दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट जब बैलेंस हो जाता है, तो ये साधारण तुला हमारा उसी पर मेजरमेंट लेता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमारा बलयुग्म के सिद्धांत पे हमारा काम करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बलयुग्म के सिद्धांत पे काम करेगा, जितना बलयुग्म इधर का उतना ही कपल इधर का, दोनों तरफ का कपल अगर बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों तरफ का मोमेंट बराबर हो गया, दोनों तरफ का मोमेंट बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर मास बैलेंस हो जाएगा। जब मास बैलेंस हो गया तो यही तो हमारा तुला का मेन काम होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, इतना बात मेरे भाई समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दी गई उष्मा क्या होती है, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, चक्रीय प्रक्रम की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो चक्रीय प्रक्रम की बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर हम चक्रीय प्रक्रम की बात करते हैं, इसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई जब कभी भी आपसे साइक्लिक प्रोसेस की आपसे बात करता है, तो एक बात आप ध्यान रखना कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए एक बात याद रखना है कि जितना हम किसी भी चीज में जितना उष्मा देंगे, वो टोटल का टोटल उष्मा जो हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वर्क में परिवर्तित हो जाता है, कार्य में। जितना उष्मा देंगे वो पूरा का पूरा किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो कार्य में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये भी एक प्रकार का एनर्जी है, ये भी एक प्रकार का एनर्जी है, पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, यानी इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी से इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इसको हम कहते हैं टोटल हमारा उष्मा है, और टोटल उष्मा किस में, तो टोटल कार्य में चला गया, तो टोटल का टोटल उष्मा टोटल कार्य में परिवर्तित होता है। ये किस प्रोसेस में ऐसा पॉसिबिलिटी साइक्लिक प्रोसेस में होगा, सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस में ही ऐसा होता है हमारा। इसलिए मेरे भाई जब कभी भी आपके सामने में ये क्वेश्चन दे रखा होता है, और जब चक्रीय प्रक्रम की बात करेगा, साइक्लिक प्रोसेस की बात करेगा, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो किसी भी निकाय में दी गई जो उष्मा होगी, किसी भी निकाय को दी गई जो उष्मा होगी, वो किसके बराबर हो गए, तो कहेंगे निकाय में दी गई जो उष्मा होगी वो किसके बराबर होगी, निकाय में दी गई उष्मा जो होगी वो हमारा किसके, तो कहेंगे कार्य के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये हमारा क्या है, तो कहेंगे कुल हमारा ये टोटल यहां पर उष्मा की बात करेंगे तो कुल उष्मा हमारा यहां पर है,
तो ये टोटल का टोटल जो कुल उष्मा, देखो ये हमारा जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब समीशन होता है, मतलब टोटल होता है। तो कुल उष्मा, क्यों क्या है, तो उष्मा है, हीट है। और ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, तो कहेंगे यहाँ पर कुल ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, यानी कि कुल कार्य में ये परिवर्तित हो गया। इसका मतलब है ये हमारा इसमें परिवर्तित होगा, किसके लिए होगा, तो कहेंगे केवल और केवल साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा होता है। ये बात आपको याद रखना है। ये कब होता है, तो कहेंगे केवल और केवल ये साइक्लिक प्रोसेस में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये केवल और केवल कब होगा, तो कहेंगे ये साइक्लिक प्रोसेस में हमारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। साइक्लिक प्रोसेस में ही ऐसा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि टोटल हीट जो है हमारा टोटल किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वर्क में परिवर्तित हो जाता है। ये लेकिन केवल साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारा लगता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो जो हमने उष्मा दिया वो पूरा का पूरा किस में परिवर्तित हो जाएगा, कार्य में। इसलिए उष्मा किसके बराबर हो गया, कि कार्य के बराबर हमारा हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करने के लिए जाओगे तो आप सीधा आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपके ए आपके राइट हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। अब समझना मेरे भाई, एक्चुअली में हम उसको कैसे कहें। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, तो एक निकाय है। निकाय आप किसी को भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। मान लेते हैं एक इंजन है, और इस इंजन में क्या कर रहे हैं, तो इस इंजन में हम उष्मा दे रहे हैं। इस इंजन में क्या कर रहे हैं, तो उष्मा हम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इंजन कार्य तो करेगा ना। इंजन कार्य करेगा तो कहेंगे डब्ल्यू कार्य किया हमारा। इसका मतलब मेरे भाई जितना उष्मा दिए वो टोटल को टोटल कार्य में परिवर्तित हो गया। हम कहेंगे इन साइकिल, ये अगर कोई भी इंजन हमारा साइकिल में काम करता है तो जितना उष्मा देंगे उतना कार्य में अगर परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब टोटल उष्मा जो है हमारा टोटल कार्य में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब हम सीधा कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और साइक्लिक प्रोसेस की जब बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू वैसे भी जीरो होती है, तो आप वहां से भी कह सकते हैं कि डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू हमारा हो जाएगा। तो उस प्रोसेस से भी आप कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। इसका मतलब एफिशिएंसी निकालना है तो आप क्या कहोगे, एफिशिएंसी हमारा होता है आउटपुट अपन में इनपुट। और आउटपुट हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पर हम कहेंगे वर्क के रूप में है। इनपुट क्या दिए थे, क्यू के रूप में दिए थे, लेकिन दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर होगा तो कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। और 1 को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग को इतना बात जानना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला कि उदासीन बिंदुओं पर बताइए कि बी और एच में जो रिलेशन है, इसको अभी हम रहने देते हैं। उदासीन बिंदुओं के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अभी हम रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आएंगे उस क्वेश्चन पर, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन है इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर, ये कहता है कि अल्फा बीटा गामा की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में आपको बताना है भेदन क्षमता को। और एक बात आप जान लीजिए, इसके पीछे का यही कंसेप्ट होता है। अगर मान लेते हैं कि हम भेदन क्षमता की बात करते हैं, अगर हम भेदन क्षमता की बात करते हैं, इसको पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। इसको हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर के नाम से जानते हैं। अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करते हैं, जिसको भेदन क्षमता हम कह रहे हैं, तो याद रखना मेरे भाई, भेदन क्षमता अगर किसी का ज्यादा या कम होता है, याद रखना जिसमें एनर्जी ज्यादा कम होगा उसी के हिसाब से होता है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि भेदन क्षमता जो होता है ये हमारा समानुपाती होता है किसका, तो भेदन क्षमता समानुपाती होता है हमारा किसका, तो ऊर्जा का। इस बात को ध्यान रखना, एनर्जी का समानुपाती होता। अब अगर किसी भी रे में ज्यादा एनर्जी अगर होगा तो उसकी भेदन क्षमता ज्यादा होगी, अगर एनर्जी कम होगा तो भेदन क्षमता कम होगा। इस बात को ध्यान रखना। इस बात को ध्यान रखना कि जिसकी एनर्जी जिसमें ज्यादा होगी वो ज्यादा अंदर तक जाएगा, यानी उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, उसकी वेदन क्षमता ज्यादा होगी। ऊर्जा कम होगा तो वेदन क्षमता कम होगा। अब हमारे सामने ने दे रखा अल्फा बीटा गामा की बात कर रहा है, और हम सभी लोग जानते हैं मेरे अल्फा बीटा गामा की बात अगर करेंगे तो जो गामा हमारा होता है, जिस गामा रे की हम बात करते हैं, तो ये गामा रे हमारा क्या है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये कैसी तरंग है, तो इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और ये गामा रे विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। क्योंकि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग आप देखते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, तो आवेशहीन होते हैं। ये सभी कैसे होंगे, तो ये सभी के सभी आवेशहीन होगा, इस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। तो गामा पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन गामा क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग हमारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और गामा क्या, अगर हम आपसे बात करें, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा, तो याद रखना मेरे भाई कि जितना भी आप रे देख रहे हैं इसमें से भेदन क्षमता सबसे अधिक अगर किसी का होगा तो याद रखना इसी का सबसे अधिक होता है। वेदन क्षमता सबसे अधिक इसी की होती है। वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। इस बात को ध्यान रखना। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम गामा की बात कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा में वेदन क्षमता सबसे अधिक किसका होगा, तो हमारा गामा का होता है, ध्यान रखेंगे। तो वेदन क्षमता मेरे भाई यहां पर अवरोही क्रम में पूछा गया, इसका मतलब हमारा घटते क्रम में पूछा गया। इसका मतलब इसका ज्यादा होता है गामा का। इसका मतलब गामा हमारा क्या होगा, ऑर्डर में तो सबसे पहले होगा। गामा ऑर्डर में पहले होगा। यहां अल्फा पहले दे रखा नहीं होगा, यहां गामा दे रखा पॉसिबिलिटी तो है, यहां बीटा दे रखा नहीं होगा। आप आंसर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। लेकिन और भी ऑप्शन है, चेक भी कर लो। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि अल्फा जो रे होता है ना, उसके पास बहुत कम एनर्जी होता है। अल्फा रे का स्कैटरिंग करा करके आप पढ़ते होंगे कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, एटम के अंदर में न्यूक्लियस का खोज किया था। यानी कि मेरे भाई अल्फा किरण जो होता है वो
किसी मेटल वगैरह से पास नहीं कर पाता, इस बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि उसके पास बहुत कम एनर्जी होता है, उसका पेनिट्रेशन पावर, वेदन क्षमता बहुत कम होता है एज कंपेयर टू बीटा और गामा। तो कहेंगे एक तो पता चल गया सबसे अधिक इसमें से किसका होगा, तो कहेंगे सबसे अधिक गामा का, सबसे अधिक किसका, तो कहेंगे गामा की बात अगर कर रहे थे तो गामा रे जो हमारा होगा इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक। लेकिन यहीं पर अगर हम अल्फा रे की बात अगर करते हैं तो ये जो अल्फा रे हमारा होता है इसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। इसकी जो भेदन क्षमता होती है इसके भेदन क्षमता की अगर हम बात करते हैं, इसकी भेदन क्षमता सबसे इन तीनों में सबसे कम होगी। इनकी भेदन क्षमता कैसी होगी, तो सबसे कम होती, इस बात को ध्यान रखना। और अल्फा रे का जो निर्माण होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से होता है, याद रखेंगे। अल्फा रे का जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है मेरे भाई कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से इसका निर्माण होता है। इसीलिए अल्फा रे को हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्फा रे को हम लोग हीलियम 2+ भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हीलियम 2+ भी कहा जाता है अल्फा रे को। तो अल्फा रे का भेदन क्षमता सबसे कम, जबकि हमारा गामा रे का भेदन क्षमता सबसे अधिक। और याद रखना ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस पर कोई आवेश नहीं है, ये आवेशहीन होता है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इस पर आवेश होता है और ये प्लस आवेश होता है इस पर। और भेदन क्षमता किसका, तो अल्फा का सबसे कम, गामा का सबसे ज्यादा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, और बीटा की बात करते हैं, तो बीटा जो हमारा होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, जो बीटा हमारा होता है वो हमारा क्या, नेगेटिवली चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में दे रखा है, कहता है कि रॉकेट किसी संरक्षण सिद्धांत पर हमारा काम करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे क्या होगा, रॉकेट के बारे में। एक बात याद रखना मेरे भाई, ये आपको सिंपल सा बात बता रहे हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। अगर कहीं पर रॉकेट लॉन्चिंग की अगर बात करता है, कहीं पर अगर रॉकेट लॉन्चिंग की बात करता है, यहीं यहीं पर कहीं पर आपसे ये कह देता है कि बंदूक से क्या निकला, तो बंदूक से गोली बाहर निकला। या फिर आपसे कह सकता है कि तोप और गोला की कहीं भी क्वेश्चन में अगर बात करेगा, तोप से क्या निकला, तो गोला निकला। या किसी भी प्रकार का अगर टक्कर की बात करता है, टक्कर का मतलब आमने सामने का भी हो सकता है, पीछे से भी टक्कर मार सकता है, तो किसी भी प्रकार का क्यों टक्कर क्यों नहीं हो, तो किसी भी प्रकार का क्या, तो हम टक्कर की बात करते हैं, यानी कॉलिजन की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का टक्कर हमारा क्यों ना हो। मेरे भाई इस बात को आप हमेशा समझना कि जब भी ऐसा होगा, या बम विस्फोट की बात अगर होती है, याद रखना कि इन सभी केसेस में क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षित होता है। इसमें बम विस्फोट भी जोड़ लीजिए। इतना तरह का क्वेश्चन आपका इससे बनता है और एग्जाम में आता है। आंख बंद करके कहेंगे मेरे भाई, इनमें से किसी भी केस में, चाहे हम इसकी बात कर ले, 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 यानी कि टक्कर कोई भी हो सकता है हमारा, और बम विस्फोट की बात कर लेते हैं, इन सभी केस में आपको ध्यान रखना है, इन सभी केस की हम बात कर रहे हैं, इन सभी केस में हमेशा रेखीय संवेग संरक्षित होता है। हमेशा रेखीय संवेग, कुछ संरक्षित हो कि नहीं हो, हमेशा रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, हमेशा रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, इस बात को आप मेरे भाई ध्यान रखना। हमेशा रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ये बात आपको, हमेशा रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे भाई रॉकेट हमारा किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो क्योंकि जब रॉकेट की हम बात करेंगे तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो याद रखना मेरे भाई, संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण नहीं कहेंगे, जहां भी दिख गया ऐसा समझ लेना आंसर हमारा हो गया। कोणीय संवेग संरक्षण नहीं, रेखीय संवेग संरक्षण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गलती मत कर देना, या रेखीय है या संवेग संरक्षण बोलेगा, या रेखीय संवेग बोला, दोनों एक ही चीज है। कोणीय नहीं होना चाहिए, कोणीय अलग चीज होता है, कोणीय संवेग संरक्षण हमारा अलग चीज होता है। ये रेखीय संवेग संरक्षण की हम बात कर रही है, हमारा होता है। बात को याद रखिएगा हमेशा के लिए। आगे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन आपको दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग समझ गए होंगे, थ्योरी वगैरह की क्लासेस कर रहे हैं और लगातार क्वेश्चंस भी बना रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये सभी लोग आंसर इसका कर पाएंगे। बताइए आप लोग फटाफट करके इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। देख के ही लग रहा है कि ये हमारा एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ये कैसी अभिक्रिया, तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, तो आंसर करेंगे बी हमारा करेक्ट होगा। एक बात बताइए, हमने आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बिल्कुल बताया है। जब कभी भी हम विस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, तो एक बात आप जान लीजिए, अभिक्रिया बहुत तरह का होता है। संयोजन अभिक्रिया होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट एकल विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है, अपघटन अभिक्रिया होता है, प्रकाशीय अपघटन, विद्युत अपघटन, बहुत तरह का अपघटन वाला क्रिया होता है। उसी तरीके से विस्थापन अभिक्रिया की जब हम कभी भी बात करते हैं, और इस विस्थापन अभिक्रिया में भी एकल विस्थापन की अगर कभी भी हम बात करते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया की जब कभी भी इसमें अगर हम बात करते हैं, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मेरे भाई एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कि आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि एक ही बार आयन आदान प्रदान होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें अभिकारक में एक ही बार, किसमें, तो अभिकारक की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो अभिकारक में
अभिकारक, अभिकारक मेरे भाई क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन हमारा होता है, जैसे A+B है, इसे बना C, इसका मतलब ये अभिकारक कहलाएगा, तो ये हमारा उत्पाद कहलाता है, इसको अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक में एक ही बार आदान प्रदान हमारा होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, अभिकारक में एक बार डिस्प्लेसमेंट होता है। एक बार क्या होगा, तो एक बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। और तभी एक बार वैसा ही डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई ज्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ज्यादा रिएक्टिव वाला क्या करता है, ज्यादा रिएक्टिव वाला क्या करता है, तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। कम रिएक्टिव तत्व को डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आपके सामने में यहां दे रखा है और आपको बताना है इस तरीके से। तो मेरे भाई अगर आयरन की बात करते हैं तो कॉपर से ज्यादा हमारा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। आपको ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो आयरन जो हमारा होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, तो कॉपर से। इसकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है। कॉपर तो हमारा नॉन रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव हमारा है, तो ये क्या करेगा, तो कॉपर को धक्का देगा। मेरे भाई ये कॉपर सल्फेट हमारा एक कंपाउंड, एक यौगिक बनाए हुए है, ये आयरन क्या करेगा, ये धक्का देगा कॉपर को। कॉपर बेचारा क्या है, तो कॉपर हमारा कम रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको क्या करेगा, धक्का देकर के बाहर कर देगा। ये बेचारा क्या होगा, यहां से सीधा बाहर निकल जाएगा। अब ये आयरन क्या करेगा, सल्फेट के साथ यहां पर जुड़ जाएगा और आयरन सल्फेट का निर्माण हमारा हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के ये पता चल गया कि ये रिएक्शन हमारा क्यों हो रहा है। ये रिएक्शन हमारा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव वाले कम रिएक्टिव वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस कर पाएगा। ऐसा ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा है, तभी हम ऐसा कह रहे हैं कि ये हमारा होगा। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग कहते हैं। और याद रखना मेरे पास, संयोजन अभिक्रिया की जब कभी भी बात होती है, संयोजन अभिक्रिया की जब कभी भी हम बात करते हैं, ये वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें एक सिंगल उत्पाद बनता है। अभिकारक दो या दो से अधिक होगा, जबकि उत्पाद क्या होगा, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो अभिकारक क्या होंगे, तो आपको ध्यान रखना, अभिकारक हमारा दो या दो से अधिक होगा। इसमें ये दो या दो से क्या होगा, कहेंगे दो या दो से अधिक हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जबकि अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, उत्पाद की अगर हम कभी भी अगर बात करते हैं तो ये उत्पाद जो हमारा होता है एक सिंगल उत्पाद होता है, एक ही उत्पाद होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये एक ही होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। और कभी भी मेरे भाई संयोजन अभिक्रिया अगर आपको देख जाएगा तो इससे हमेशा उष्मा बाहर निकलता है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो संयोजन अभिक्रिया की जो प्रकृति होती है मेरे भाई, इसको हम लोग उष्मा क्षेपी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये उष्मा क्षेपी होता है। ये लाइन भी आपको याद रखना है। लेकिन इसको छोड़ करके इन सभी में अगर आप जाएंगे तो ये सब हमारा उष्मा शोषी अभिक्रिया हमारा होता है। अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा, तो अपघटन कराने तोड़ने के लिए तो उष्मा देना पड़ेगा, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत हमारा आता है द्वि अपघटन। लेकिन इसमें द्वि अपघटन अभिक्रिया कह रहा है, तो द्वि अपघटन अभिक्रिया कहना डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए था, ये गलती लिखा हुआ है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो बार हमारा क्या होता है, अभिकारक साइड में दो बार आयंस का आदान प्रदान होता है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया सिंपल नाम देते हैं। उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होता है कम रिएक्टिव वाले को क्या करता है, तो धक्का देके बाहर कर देता है। और आपको ध्यान रखना है कि सबसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अगर कोई है तो हमारा कॉपर, मरकड़ी, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब हमारा लिस्ट रिएक्टिव होता है। सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। लेकिन मेरे भाई कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब हमारा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है। अगला करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया। कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो मेरे भाई ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ हो सकते होते हैं, बिल्कुल होता है मेरे भाई। रेडॉक्स रिएक्शन में आप देखिए ना, दोनों साथ साथ होता है। तो रिएक्शन में ये दोनों साथ साथ हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये दोनों साथ साथ अगर होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सीधा कहते हैं ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ अगर किसी रिएक्शन में होगा तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरा कहता है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में कह रहा है कि ताप का शोषण होता है। मेरे भाई जो शोषण करेगा ना, जो उष्मा का शोषण करेगा उसको उष्मा शोषी कहते हैं। तो यहां पर उष्मा का ताप का शोषण मतलब उष्मा का शोषण है, इसका मतलब ये उष्मा क्षेपी बोल दिया, गलत हो गया। और गलत ही ढूंढना था, यही आंसर आपका हो जाएगा। अगला कहता है मेरे भाई कि ये बताइए कि सही है गलत है। अगर कभी भी दहन की अभिक्रिया अगर होती है मेरे भाई, दहन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए कि दहन अभिक्रिया के लिए क्या जरूरी है, तो ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। ये ऑक्सीजन दहन, मान लेते कार्बन को जलाना है तो कार्बन को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन वो लेता है, जब ऑक्सीजन लेगा तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका मतलब दहन अभिक्रिया भी कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है इसलिए इसको कहते हैं ये हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन लेती है जलने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारा है। इस बात को ध्यान रखना, ये कैसी अभिक्रिया होगी जिसको हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ध्यान में रखना। दूसरी बात मेरे भाई ध्यान रखना है, यहां पर दहन तो चलो ऑक्सीकरण हो गया, श्वसन की बात करते हैं। अगर हम लोग यहां पर सांस भी अगर हम लोग लेते हैं तो श्वसन की क्रिया जो हमारी होती है, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो श्वसन की क्रिया होती है, ये क्रिया कहां होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है। और श्वसन क्रिया के दौरान भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहां भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारा होता है।
यहां भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, इस बात को आप ध्यान रखें मेरे भाई। यहां भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि यहां भी ऑक्सीकरण होगा, इसका मतलब इन दोनों में ऑक्सीकरण का एग्जांपल है। तो दहन में भी ऑक्सीजन लेते हैं, तुम्हारा दहन होता है। शोषण में भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तुम्हारा शोषण की क्रिया संपन्न होती है। चलो, ये दोनों क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, और जब ऑक्सीजन लीजिएगा तो ऑक्सीकरण हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही है। गलत कौन था कि तापमान का शोषण करने वाला उष्मा शोषी, या उष्मा का शोषण करने वाला उष्मा शोषी होना चाहिए था। ये गलत था, और गलत अगर था तो यही आंसर करेंगे। ये गलत था, ये गलत था, आंसर करेंगे बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखा जाता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए? मेरे भाई, आप सीधा सा बात है, आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। तांबा जिसकी बात करें, इसमें कॉपर से बना हुआ बर्तन जो हमारा होगा। कॉपर हमारा क्या है? क्योंकि कॉपर से बना बर्तन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर कॉपर की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई, एक लाइन आपको याद रखना है हमेशा के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी धातु का रिएक्शन किसके साथ, धातु जब कभी भी मेरे भाई अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है ना, तो धातु जब कभी भी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा, ये किसका निर्माण करता है? तो ये लवण का निर्माण तो करता ही करता है, और साथ ही साथ यहां से क्या निकालता है? तो यहां से हाइड्रोजन गैस को ये हमेशा बाहर करता है, ये बात ध्यान रखना। हाइड्रोजन गैस को हमेशा बाहर करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। जब कभी भी रिएक्शन होगा ना, तो ये लवण के साथ में ये क्या करेगा? तो हाइड्रोजन गैस को ये बाहर करता ही करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा कि तांबा के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं जमने देते हैं? अब यहां पर मान लेते हैं कि तांबा हमारा क्या, तो कॉपर की बात कर लेते हैं, और कॉपर में अम्ल, अम्ल क्या? तो मेरे भाई, हम लोग खट्टे पदार्थ यानी कि उसमें लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। जैसे कि हमारा दही की बात कर लेते हैं, उसमें क्या होगा? तो लैक्टिक एसिड बना होता है। खट्टे पदार्थ यानी कि उसमें अम्ल हमारा होता है। ये हमारा क्या, तो अम्ल की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं। ये हमारा धातु हो गया, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया हाइड्रोजन गैस को बाहर करता है, हाइड्रोजन गैस को ये बाहर करेगा। तो वैसा ही कुछ हमारा है। तो खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं, जो तांबे से अभिक्रिया करके पदार्थ को क्या करता है? दूषित कर देता है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा यही हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारे लिए राइट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेंगे? तो बी करेक्ट करेंगे। ऑप्शंस हमारे क्या होंगे? तो बी करेक्ट करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये कह रहा है कि तांबा खाद्य पदार्थ को कह रहा है कि दूषित करता है। यहां देखिए क्या कह रहा है कि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं, कॉज दिया है, तब कहता है कि तांबे से प्रतिक्रिया करता है तो वह दूषित कर देता है उस चीज को। ध्यान रखना मेरे भाई, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और वो दूषित कर देता है। हाँ, तांबा जीवाणु को नष्ट करता है। कुछ तांबा जो होते हैं, तांबा जो कॉपर हमारा हो तांबा होता है, वो हमारा क्या होता है? जीवाणु को मारता भी है। इसीलिए कहते हैं तांबा के बर्तन में पानी पीजिए, ताकि क्या करता है? तो वो पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको तो मार ही देता है। और वो जो पानी आप पीते हैं, तांबा युक्त पानी जब पीते हैं, पेट के अंदर जाता है तो सारे जीवाणु को भी मार देता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से बी आंसर हमारा राइट होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है? मेरे भाई, सक्रियता श्रेणी कहने का मतलब समझते हैं? सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण करना है। तो मेरे भाई, आप एक बात बताइए, सक्रियता श्रेणी से नीचे आने वाली धातु को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट या नॉन रिएक्टिव मेटल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग सीधा कहेंगे, ये हमारा कैसा होगा? तो ये हमारा नॉन रिएक्टिव मेटल होगा। ये नॉन रिएक्टिव मेटल हमारा होगा। और नॉन रिएक्टिव में हम लोग किसको जानते हैं? तो कॉपर को जानते हैं। और किसको जानते हैं मेरे भाई? तो कॉपर के अलावा और कौन होगा? तो ये हमारा मरकरी हो गया। मरकरी के बाद हम कहेंगे किसको? तो कहेंगे हम सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर से भी हमारा कौन रिएक्टिव कम होगा? तो सोना की बात करें, सोना से भी कौन होगा? तो कहेंगे प्लेटिनम हमारा होगा। मेरे भाई, ये जो हमने नाम लिखा है ना, ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के बारे में मैंने लिखा है, और ऑर्डर भी आपका ये सही है। इसको कहते हैं हमारा लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारा, इस बात को ध्यान रखना। ये जल्दी किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसा एलिमेंट है? तो इसको हम लोग लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान रखना। जल्दी किसी के साथ प्रतिक्रिया हमारा नहीं करता, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। मतलब जो हमारा ज्यादा रिएक्टिव वाले थे उससे हमारा नीचे की बात कर रहा है, यानी कि नॉन रिएक्टिव से नीचे आने वाले जो हमारे होंगे, जो सक्रियता श्रेणी में जो हमारा रिएक्टिव होता है, यानी कि रिएक्टिविटी में जो हमारा होगा उसको छोड़ दीजिए, उसके नीचे वाले को लीजिए। उसके नीचे वाले को क्या कहेंगे? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट कहेंगे। तो सक्रियता श्रेणी के नीचे और नॉन रिएक्टिव में तो यही हमारे होते हैं, इतना ही होता है, इसको याद रखिएगा। तो मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये निष्कर्षण ये कभी भी रिएक्शन में हमारा भाग नहीं लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? तो गर्म करके क्या करेंगे? तो गर्म करके उसका निष्कर्षण करते हैं। हम लोग उसमें दे करके उसको निष्कर्षण करते हैं। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? तो निष्कर्षण इसका करना है, उसको अलग करना है। तो धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया करके, धातु के ऑक्साइड को जल में घुला करके आंसर क्या करेंगे मेरे भाई? तो हम लोग सीधा कहेंगे धातु के ऑक्साइड को गर्म करके करेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा कि रिएक्शन करेंगे। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? गर्म करके उसको अलग कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट करेंगे। ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा? तो ए हमारा यहां पर राइट हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
लेकिन जब कभी भी मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने में आता है कि सक्रियता श्रेणी से नीचे वाले जो तत्व होते हैं जिसको नॉन रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं, इसका अगर निष्कर्षण करना होगा तो क्या करेंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे? तो आप एक बात जान लीजिए, इसके निष्कर्षण के लिए जो विधि हम लोग अपनाते हैं, इसके निष्कर्षण की जो विधि होती है, निष्कर्षण की जो विधि होती है, अलग करने की जो विधि होती है, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, दो तरह की विधि अपनाते हैं। एक तो मेरे भाई भंजन, जिसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं, एक तो मेरा यहाँ पर भंजन, जिसको हम लोग रोस्टिंग कहते हैं, और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैल्सिनेशन की हम बात करते हैं। एक तो रोस्टिंग हो गया, दूसरा हमारा क्या होगा, इसको हम लोग कैल्सिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, तो उष्मा देते हैं, इन दोनों में क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो मेरे भाई ये गर्म करके ही हम लोग ऐसा करते हैं, इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है कि धातु की ऑक्साइड को अगर आपको अगर करना होगा तो गर्म करके करना पड़ेगा, और गर्म करके करना होगा तो एक रोस्टिंग और एक कैल्सिनेशन होगा, दोनों में हम गर्म करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इन दोनों में गर्म करके हम उसको अलग करते हैं, तो आपका राइट होगा। यहाँ करा कि धातु के ऑक्साइड का अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए, ये करवे नहीं करेगा रिएक्शन, क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। मेरे भाई धातु में ऑक्साइड को जल में घुला करके मेरे भाई घुलवे नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। बताइए पानी में जो है सोना घुलता है, पानी में चांदी घुलता है, पानी में प्लेटिनम घुलता है, पानी में मरकरी घुलता है, पानी में कॉपर घुलता है, क्या करता है, क्या लिस्ट रिएक्टिव है भाई। अगर ये लिस्ट रिएक्टिव है तो आप इसमें नहीं डाल करके आप रिएक्शन करा सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या करेंगे, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को जब भी निष्कर्षित करना होगा तो गर्म करिए उसको, और गर्म करिएगा तो कौन कौन सा विधि अपनाइएगा केमिस्ट, तो आपको ध्यान है कि रोस्टिंग हमारा होता है और दूसरा कैल्सिनेशन होता है। ये दोनों विधि से गर्म करके उसका निष्कर्षण करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गया होगा, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के लिए हमारा ये होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है वो हमारा क्या दे रखा है उसके ऊपर बात कर। सर आप बहुत अच्छा साइंस पढ़ाते हो सर, जॉब के बाद मिलने आऊंगे। बिल्कुल शशि ठाकुर जी, साक्षी ठाकुर जी, बिल्कुल आइए, आपका वेलकम है। अगला कहता है कि प्रोपेनल की बात करते हैं। देखो एक हमारा प्रोपेनल, और आप लगातार क्लासेस कर रहे होंगे, थ्योरी की क्लासेस कर रहे होंगे, तभी आपको मजा आएगा, ये भी बात एक सच है। आप मेरी क्लासेस में थ्योरी पढ़ते होंगे तो एक एक चीज क्लियरिटी के साथ आपको बुझा जाएगा। मेरे भाई आपने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले से भी पढ़ा रखा होगा। अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, इसको क्रियात्मक समूह कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते थे, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा क्रियात्मक समूह होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हिंदी में इसको क्रियात्मक समूह कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्रियात्मक समूह के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखना। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में जैसे हम यहाँ पर CHO लिख दिए, इसका मतलब ये क्या है, ये एल्डिहाइड का हमारा है, ये क्या कहेंगे, हमारा एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होता है, CHO होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड O करके हम दिखाते हैं, अगर C डबल बॉन्ड O करके दिखाते हैं, दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप लगा दिए जिसको हम लोग कीटोन कहते हैं, इसका मतलब ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर कहीं पर COOH लिख दीजिएगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं, उसका हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी तरीके से मेरे भाई अगर कहीं पर OH लगा हुआ दिख जाएगा, इसका मतलब ये OH हमारा क्या है, तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है। ये याद रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, ये याद रखना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब यहां पर समझते हैं, जब एल्कोहल की बात करेगा ना तो याद रखना लास्ट में क्या लगा हुआ रहता है, तो उसका आईपीएससी नेम लिखाता है, आईपीएससी नेम लिखा रहता है तो लास्ट में OL लिखा हुआ रहता है। और अगर कोई एल्डिहाइड होता है तो उसके लास्ट में क्या लगा रहता है, AL लगा रहता है। और अगर कोई कीटोन है तो उसमें क्या लगा रहता है, तो कहेंगे कीटोन में ONU लगा हुआ रहता है। याद रखना आईपीएससी नेम के लास्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो आपका लिख पता चल जाता है। तो अगर आपके सामने में ये क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है कि इसमें बताइए कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ देयर इज ए प्रोपेनल, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ AL होगा, ये प्रोपेनल की बात कर AL, तो AL किसका फंक्शनल ग्रुप है, मेरे एल्डिहाइड का। और देखिए CHO लगा हुआ है कि नहीं, यहाँ देखिए CHO लगा हुआ है। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि ये प्रोपेनल लिखा है तो एक कार्बन का मीथेन, दो कार्बन का एथेन, तीन कार्बन का प्रोपेन होता है। तो दो कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तीन कार्बन हो गया, तीन कार्बन का तो प्रोपेनल होगा। और CHO लगा हुआ, इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, इसका मतलब उसको प्रोपेनल कह देते हैं। इसका मतलब मेरे भाई बताइए कि CHO लगा हुआ तो ये कौन सा ग्रुप का है, तो CHO किसका, एल्डिहाइड का, एल्कोहल का, कीटोन का। तो आप क्या कहोगे, आपको सर एल्डिहाइड मारिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरे भाई इस बात को समझना गौर से, आप आसानी से इस बात को समझे होंगे, सबका फंक्शनल ग्रुप आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप CHO लगा हुआ है, CHO हमारा क्या, तो एल्डिहाइड है, डायरेक्ट हम कह सकते थे। यहां C डबल बॉन्ड O कहीं दिखेगा तो इसको कीटोन कह देते हैं, अगर COH लिखा हुआ दिखता तो कार्बोक्सिलिक एसिड कह देते हैं, और OH अगर दिखता तो इसको एल्कोहल कह देते हैं। हम उसके नाम लिखे जो एग्जाम में ज्यादातर आपको क्वेश्चन पूछते रहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई अगर हम यहां पर दिखाना चाहते हैं इसी चीज को, एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे, तो याद रखना CHO हमारा होता है। अगर हम कहेंगे इसके लिए क्या होगा, एल्कोहल के लिए, तो लास्ट में OH हमारा होगा। अगर इसके लिए लास्ट में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि कीटोन में हम लोग को देखना पड़ता है C डबल बॉन्ड O देखना पड़ता है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे ऐसे करके। तो मेरे भाई ये हमारा होता है, इसकी पहचान होती है। अगला कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। तो एटॉमिक साइज पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए तो और समूह की बात कर रहा है, तो हम सभी लोग जानते हैं जब हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि हम यहां पर पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिएगा दो चीज आपको समझना है। इसमें एक तो हमारा ग्रुप होता है,
एक पीरियोडिक टेबल में एक तो हमारा ग्रुप होता है और पीरियोडिक टेबल में दूसरा हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो हम यहां पर कहेंगे आवर्त होता है। एक को आप कह दीजिए ग्रुप, समूह कह देते, चलो हिंदी में लिखते हैं। ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको हम लोग समूह कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में कितने समूह है, चलो उसी को लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 समूह है, इस बात को ध्यान रखना। 18 को समूह, कितने आवर्त है, तो 7 को आवर्त है, ऐसे लिखे ज्यादा सही रहेगा मेरे भाई। ध्यान रखना कि जो 18 को समूह है ना, इसको हम लोग वर्टिकल कॉलम के नाम से जानते हैं। ये हमारा कॉलम कहलाता है, इसको वर्टिकल कॉलम कहते हैं, ये हमारा कॉलम कहलाता है, इसको कॉलम कहते हैं। जबकि ये 7 को जो आवर्त होता है, ये हमारा क्या होता है, कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल हमारा पंक्ति होता है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पंक्ति कहते हैं, ये वर्टिकल कॉलम कहलाता है। इसको कॉलम नहीं कह करके वर्टिकल कॉलम कह दीजिए इंग्लिश में। इसको क्या कह दीजिए, तो वर्टिकल कॉलम के नाम से इसको जानते हैं। और इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रो के नाम से हम लोग जानते हैं। हॉरिजॉन्टल 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 रो कह देते हैं इसको। 7 को हमारा होता है। तो अब आपको ये बोला गया है, समूह में बोला गया है मेरे भाई, आपको 18वें ग्रुप के किसी भी ग्रुप की बात कहने कर ले, फर्क नहीं पड़ता है। और मान लेते हैं कि हम पहला ग्रुप पर चलते हैं, हम फर्स्ट ग्रुप में लेके आपको चलते हैं। और पहला ग्रुप जो हमारा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं हलीना करब सस फरियाद। हलीना करब सस फरियाद। जब आप नीचे की ओर जाएंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास देखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बढ़ते जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका सेल का साइज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन पहले मान लेते हैं कि कम इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हमारा हो गया मान लेते हैं। और इसके पर अगर बढ़ा 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बनेगा सेल, फिर 2 से ज्यादा तो ये सेल, फिर ये सेल, फिर ये सेल। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो मेरे पास सेल की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ न्यूक्लियस से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो रेडियस है वो बढ़ रहा है। तो अगर हम सेल से न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो रेडियस बढ़ रहा है। और जब मेरे भाई रेडियस बढ़ता है तो ये एटॉमिक साइज को क्या करता है, तो ये बढ़ा देता है। एटॉमिक साइज यहां पर क्या करेगा, तो यहां पर बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज हमारा क्या होगा, तो यहां पर हमारा बढ़ जाता है। तो समूह में किधर से किधर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि सेल की संख्या बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा उसका। बताइए मेरे भाई, कह रहा है कि क्या परिवर्तन होता है, तो हम लोग कहेंगे एटॉमिक साइज हमारा क्या होगा, तो एटॉमिक साइज हमारा बढ़ जाता है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आयनिक बंधन होता है। अब आयनिक बंधन पर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए आयनिक बंधन का क्या मामला है, एक बार बताइए जल्दी से। सभी लोग लगातार पढ़ रहे होंगे, ये सब क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं। अगर हम आयनिक बंधन की बात करते हैं, जिसको आयनिक बंधन हम कहते हैं, आयनिक बंधन किसके किसके बीच में बनता है, पहले तो ये पता होना चाहिए मेरे पास। आयनिक बंधन जो, जिसको हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं, इसी का दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, विद्युत संयोजी बंधन के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम भी होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन के नाम से, या विद्युत सह संयोजक बंधन भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, दोनों नाम चलता है, आपको ध्यान रखना। आयनिक बॉन्ड को आयनिक तो कहते हैं, ये तो आयनिक बॉन्ड हमारा होता ही होता है। इसको और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, दोनों एक के नाम है, अलग नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अरे बाबा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, ये अलग नहीं है, दोनों एक ही नाम होता है। हाँ, लेकिन जब कभी भी ये बनता है ना, तो याद रखना मेरे भाई, इसके लिए कंडीशन है, ये कब बनता है, या इसका अपना एक कंडीशन, इसका अपना एक शर्त है, उस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी जो कंडीशन या जो शर्त है वो सबको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो ये होना चाहिए, आयनिक बंधन का जो निर्माण होता है वो किसके किसके बीच में होगा, तो एक धातु होगा और दूसरा क्या होगा, तो अधातु होता है। तो धातु और अधातु के बीच में ये होता है। दूसरी बात मेरे में, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और धातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो बॉन्डिंग बनता है, आयनिक बंधन का जो निर्माण होता है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। क्योंकि ये ट्रांसफर करेगा, इसको ट्रांसफर करने में मन लगता है, इसको लेने में मन लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड का निर्माण होता है। तीसरा बात याद रखना मेरे भाई, जो आयनिक बंधन होते हैं ना, जो आयनिक बंधन होते हैं मेरे भाई, या जो आयनिक यौगिक हमारा होता है, वो जल में घुलनशील होता है। ये जल में क्या होगा, कि ये जल में मेरे भाई ये घुलनशील होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये जल में आसानी से घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील हम क्यों किए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम आपको कह दिए कि NaCl कह दिए, जब NaCl में अगर देखिएगा तो ये तो धातु है, सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। तो एक धातु एक अधातु, दोनों के बीच में कैसा बंधन, धातु और अधातु के बीच में हमारा यही बंधन बनेगा। और ये जल में घुलनशील है कि नहीं, बताओ, NaCl जल में घुलनशील है कि नहीं, तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह कर लेता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप पढ़ते होंगे। और आयनिक बंधन की अगर कभी भी बात करते हैं तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इससे। ये कैसा बंधन का निर्माण करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ये मजबूत बंधन का निर्माण करता है। ये कैसा, तो ये मजबूत बंधन बनाता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये मजबूत बंधन होता है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये काफी हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई, इसमें से आपको यही पहचानना ही तो है, करना क्या है इसमें, पहचानना ही तो है इस क्वेश्चन में कि कौन सा आयनिक बंधन है। आप पहचान नहीं सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि आयनिक बंधन जब भी बनेगा
तो हमारा एक धातु दूसरा अधातु के बीच में बनेगा, तो क्यों नहीं पहचान सकते हैं? आप जाइएगा सर इसके पास, क्योंकि पोटासियम तो धातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु है। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा, इसका मतलब यही हो जाएगा, क्योंकि पोटासियम क्या होता है? इसको धातु कहते हैं। और क्लोरीन क्या है? तो ये क्लोरीन हमारा अधातु होता है। जनरली जितने भी गैसेस आप पढ़ते होंगे पीरियड टेबल में, सभी गैसेस जो होते हैं वो अधातु ही होता है। क्लोरीन भी गैस है, तो ये भी अधातु हमारा होगा। तो अधातु धातु और अधातु, धातु अधातु के बीच में बॉन्ड, मेरे पास धातु अधातु के बीच में अगर बॉन्ड होगा तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। आंसर आ गया। यहां पर क्या, तो हाइड्रोजन भी अधातु होता है और ऑक्सीजन भी अधातु होता है। यहां पर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर धातु सॉरी अधातु अधातु के बीच में बॉन्ड बन रहा, तो ये नहीं होगा आयनिक। नाइट्रोजन गैस है अधातु, हाइड्रोजन गैस है अधातु, कोई भी गैस होगा तो अधातु ही होता है। और अधातु अधातु अगर हो गया, इसका मतलब मेरे में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ये भी नहीं होगा। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक धातु होना चाहिए, दूसरा अधातु होना चाहिए। इसमें सोचना क्या है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। और ये तो मेरी क्लासेस चल ही रही है और कल से ही अपने रूटीन में चलने लगेगी। कल से 11 बजे से लेकर नियुक्ति बैच की क्लासेस है। कल से नियुक्ति बैच की क्लासेस आपको ध्यान रखना है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आपकी क्लासेस 11 AM फिर लाइव आ जाएंगे और 11 बजे से लेकर के 12:30 तक आपकी क्लासेस ये डेली चलेंगी। अब मेरे पे ज्यादा छुट्टी उट्टी नहीं होना, लगातार इसमें क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साबुन उद्योग में मिलने वाला जो हमारा यहाँ पर उपोत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, समझना गौर से। आप साबुन बनाने की बात करते हैं तो बताइए साबुन बनाने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं? साबुन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो साबुन बनाने की जो विधि होती है उसको सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा सेपोनिफिकेशन होता है। साबुन बनाने की जो विधि होती है इसको क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन कहते हैं। अब साबुन बनाने में क्या चाहिए? तो मेरे भाई इसमें जो आपको चाहिए, जैसे कि हमारा ट्राइग्लिसराइड की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड की हम बात करते हैं, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है। अब इस ट्राइग्लिसराइड को किस में डालेंगे? तो या तो मेरे भाई NaOH का हम लोग यहाँ पर घोल लेते हैं, या फिर हम कहेंगे यहां पर KOH का हम घोल लेते हैं। NOH का घोल या KOH का घोल, इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं कास्टिक पोटास। इसी के घोल में किसको? तो ट्राइग्लिसराइड को डालना है। और इसी घोल में जैसे ही आप डालेंगे तो यहां से जो बनता है उसको कहते हैं ग्लिसरॉल। इसी को कहते हैं मेरे भाई देखो, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन दोनों एक ही चीज होता है। ग्लिसरॉल बनेगा और साथ ही साथ यहां पर क्या बन करके निकल जाएगा मेरे भाई? तो साबुन बन जाएगा। साहब आप घर में भी बना सकते हैं, मार्केट से ये सब खरीद करके आपको ये सब अवेलेबल रहता है। NOH कास्टिक सोडा, KOH कास्टिक पोटास, ये दोनों का घोल आपको मिल जाएगा मार्केट में। और जो ट्राइग्लिसराइड है उसमें मिला दीजिए तो ग्लिसरॉल और साबुन बन करके आ जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और प्रोसेस को साबुन बनाने की विधि कहते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं साबुन में क्या है, तो ये सब चीजें हमारा मौजूद हमारा साबुन में होता है। तो आपसे पूछा गया कि साबुन उद्योग में मिलने वाले जो उत्पाद, अच्छा बाय प्रोडक्ट पूछा गया है। तो बाय प्रोडक्ट कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि साबुन के अलावा क्या मिला? तो साबुन के अलावा तो यही नहीं मिला है। बाय प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो साबुन के अलावा क्या मिला है? तो ग्लिसरॉल मिला है, उसको बाय प्रोडक्ट कह देते हैं। साबुन के अलावा क्या मिला तो वो उसका बाय प्रोडक्ट कहलाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ग्लिसरॉल कहां है? ग्लिसरॉल हमारा यहां पर बी है। और याद रखना जो ग्लिसरॉल साबुन को पारदर्शी बनाता है, इसका दो काम होता है। ग्लिसरॉल का दो काम होता है, इस बात को ध्यान रखना। एक तो ये साबुन को क्या करता है? साबुन को पारदर्शी बनाता है। ये साबुन को क्या करता है? तो जिससे पारदर्शी, जिससे साबुन पारदर्शी हो जाता है, साबुन को पारदर्शी बनाता है। इस बात को ध्यान रखना। एक काम तो ये है इसका कि साबुन को पारदर्शी बनाता है। दूसरा काम क्या है मेरे भाई कि जो साबुन होता है उसमें नमी को क्या करता है? तो नमी को क्या करता है? नमी को खत्म नहीं होने देता। इसका मतलब कहीं ना कहीं साबुन में नमी की मात्रा को कंट्रोल करता है। इस बात को ध्यान रखना। साबुन में नमी की जो मात्रा होती है, किसकी मात्रा? तो नमी की जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल करता है। साबुन में नमी की मात्रा को क्या करता है? तो साबुन में नमी की मात्रा को नियंत्रित अगर कोई करता है तो हम कहेंगे यही करता है। नमी की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। साबुन में नमी की मात्रा को नियंत्रित करता है तो वो कौन करता है? तो आप सीधा कहेंगे ग्लिसरॉल करता है हमारा। ये ग्लिसरॉल का दो फंडा है। ग्लिसरॉल कैसे बना? तो मेरे भाई ग्लिसरॉल जो बनता है, जिसको आप वसीय अम्ल कहते हैं, जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, इसको वसीय अम्ल कहते हैं। इसी को हम लोग जब इसके साथ घोलते हैं तो ग्लिसरॉल हमारा बनकर के साथ साथ हमारा साबुन बनता है। तो साबुन का बाय प्रोडक्ट ग्लिसरॉल हमारा हो गया। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा। नेफ्थलीन तो हमारा दूसरा चीज है। नेफ्थलीन की गोली आपने देखा होगा कि नेफ्थलीन की गोली, जैसे कि मान लेते हैं कि आप कपड़ा उपड़ा जब रखते हैं, स्वेटर उटर रखते हैं ठंड के दिन में, उसको रख देते हैं पूरी तरीके से, उसमें नेफ्थलीन की गोली जो होता है डायरेक्ट ठोस अवस्था से कीटनाशक होता है। नेफ्थलीन की गोली कीटनाशक होता है। ये कैसा होता है मेरे भाई? ये कीट से आपको क्या करता है? कीटनाशक होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा होगा? तो कहेंगे सीधा सा बात है, ये कीटनाशक होता है। आप देखिए कपड़ा में रख दीजिए, कीट उट नहीं लगेगा, कपड़ा खराब नहीं होगा आपका। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ये डायरेक्ट ठोस अवस्था से गैस अवस्था में हमारा बदल जाता है। ये क्या होता है? तो डायरेक्ट ठोस से द्रव नहीं बनता है, डायरेक्ट ठोस से ये गैस बन जाता है। नेफ्थलीन की गोली क्या होती है? तो हमारा सब्लिमेशन होता है,
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो आप एक बात जान लीजिए, हाइड्रोकार्बन की जब कभी भी हम बात करते हैं मेरे भाई, तो एक चीज आप जान लीजिए, जहां कहीं भी आपसे हाइड्रोकार्बन की अगर बात कर रहा है, हाइड्रोकार्बन को HC से दिखाते हैं। हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जरूर होगा। और जब कभी भी हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ये दो तरह का हमारा होता है। एक तो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा होता है, एक को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन शॉर्ट में लिख देते हैं। और दूसरा हमारा कैसा बात कहेंगे, दूसरा हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एक तो संतृप्त हाइड्रो, दूसरा असंतृप्त होगा। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और असंतृप्त में क्या होगा, तो याद रखना मेरे में, कार्बन कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में हमारा क्या, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो भी वो संतृप्त, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी वो संतृप्त, अगर सिंगल बॉन्ड हो गया दोनों के बीच में, सिंगल बॉन्ड दिख गया मतलब संतृप्त हो गया, डबल बॉन्ड कहीं भी दिख गया मतलब समझ लेना असंतृप्त होगा, डबल बॉन्ड दिख गया असंतृप्त हमारा होगा। तो इसको हम लोग कह देते हैं क्या, तो ये अल्केन फैमिली के अंतर्गत आता है, ये अल्केन में आता है। डबल बॉन्ड हो गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ये अल्कीन के अंतर्गत आता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर अल्काइन कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला सबको पता होगा, CnH2n+2 होता है, बता दीजिए जल्दी से। अल्कीन ENE लगा हुआ, इसका हमारा क्या कहेंगे, CnH2n हमारा होगा, याद रखना चाहिए। और अल्काइन का क्या होगा, तो बता दीजिए। आप कहेंगे सर अल्काइन के लिए तो हमारा ये YNE लगा रहता है। अब बताइए मेरे भाई, जहां कहीं भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बंधन होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड हमारा होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? अगर असंतृप्त है तो कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होंगे, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। पहला ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और सीधा कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिर्फ एकल बंधन तो नहीं होता तो ये संतृप्त हो जाएगा, चतुष्फलकीय तो हमारा होगा नहीं। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है कि निम्न में से किस उद्योग के अवरक कच्चे माल के रूप में हमारा प्रयोग हो जाते हैं? देखो अवरक का मतलब माइका होता है। अवरक अगर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, तो माइका है। माइका आप नाम नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए। जब कभी भी हम माइका की हम बात करें, लाइट चला गया क्या? अगर हम माइका की अगर हम बात करते हैं तो इसी माइका को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर अवरक कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगर माइका की हम बात करते हैं तो मेरे भाई याद रखना है, ये विद्युत धारा और उष्मा दो तरह की चीजें आती है। उष्मा का तो सुचालक होता है, माइका के सीट देखिएगा आयरन वगैरह में लगा रहता है, ये उष्मा का सुचालक होता है। आयरन के सीट में दिया हुआ उष्मा का ये कैसा होगा, हमारा आयरन जो हम लोग करते हैं घर में, उस आयरन में भी ये लगा हो रहता है और ये उष्मा का सुचालक होता है। लेकिन विद्युत धारा को ये पास करने नहीं देता, लेकिन विद्युत धारा का कुचालक होता है। लेकिन विद्युत धारा की अगर हम बात करेंगे, विद्युत धारा का ये क्या होगा, लेकिन ये विद्युत धारा का हमारा क्या होगा, ये कुचालक होता है। उष्मा का सुचालक, लेकिन विद्युत धारा का ये क्या होगा, हमारा कुचालक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम माइका की बात कर रहे हैं। माइका मेरे भाई एक ऐसा पदार्थ होता है जो उष्मा का सुचालक होगा। और जैसे आयरन वगैरह में आप देखें, इलेक्ट्रिक आयरन का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? उस इलेक्ट्रिक आयरन की अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक आयरन में मौजूद होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में मेरे भाई माइका का सीट इस्तेमाल होता है। किसका सीट, तो माइका का सीट इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये माइका का सीट क्या करता है, तो ये उष्मा का सुचालक तो मेरे भाई गर्म तो कर देगा, लेकिन विद्युत धारा का पास नहीं करा, इसलिए आपको करंट नहीं लगता छूने पे। तो अवरक जो होता है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। बताइए किस में यूज होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हमारा होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हमारे होते हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, तो विद्युत धारा का ये कुचालक का काम करता है। तो मेरे भाई जो भी हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप सीधा समझ लीजिए कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको अगर बोलना चाहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे भाई। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा इंसुलेटर बनाने का काम करता है, इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको ऐसे समझिए, ये इलेक्ट्रिकल पर्पस में हमारा इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये किस लिए इस्तेमाल होगा, तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। चलो यहीं लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम लोग कहाँ पे, तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिसमें हमारा करंट ना लगे उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस बोरोन यौगिक का उपयोग जो है, किस बोरोन यौगिक का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में अपचायक के रूप में, रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं? तो मेरे भाई आपको यहां पर पहले ही क्लियरली बोल दिया है, कार्बनिक संश्लेषण की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, तो कार्बनिक का जो निर्माण है, कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की बात करते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ के निर्माण के लिए जो रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, कार्बनिक पदार्थ के निर्माण के लिए मेरे भाई जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कौन सा एजेंट काम करता है, रेड्यूसिंग एजेंट की हम बात करते हैं, ये काम करता है। और जो रेड्यूसिंग एजेंट हमारा होता है, ये कार्बनिक पदार्थ को बनाने के लिए इसी इस्तेमाल करते हैं। और खास करके जो हमारा केमिकल इंडस्ट्री होता है उसमें किसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना LiPF
BH4, इसमें भी लिथियम, हमारा क्या तो बोरोन है, तो आपको बोरोन यौगिक बोला गया। किस बोरोन यौगिक का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण के उपचायक के रूप में हम लोग करते हैं, अपचायक के रूप में अपचायक के रूप में करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, खास करके मेरे भाई इसी का इस्तेमाल करते हैं। और इसका अगर नाम क्या है तो कहेंगे, इसको हम लोग आसानी से कह सकते हैं हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे लिथियम बोरो हाइड्राइड, हम लोग लिथियम बोरोहाइड्राइड के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? लिथियम बोरोहाइड्राइड इसको कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो लिथियम बोरोहाइड्राइड के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। लिथियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें। आंसर इसी क्वेश्चन का यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर इसका भी इस्तेमाल करते हैं और सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी इस्तेमाल करते हैं। H4 सोडियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादातर किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसका काम होता है कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे होते हैं या जो भी कार्बनिक हमारे यौगिक होते हैं, उसमें से अल्कोहल कीटोन ये सब वो क्या करता है, बाहर कर देता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, बाहर कर देता है उसको। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि के शरीर में कार्य करने के लिए लक्ष्य अणु नहीं होता है? मेरे भाई लक्ष्य अणु किसको कहते हैं? टारगेट मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ध्यान सुनना। टारगेट मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो टारगेट मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक बात आप जान लीजिए, इस पर क्वेश्चन हमेशा आते रहता है इस तरह का क्वेश्चन, और ये आपको पता होना चाहिए। टारगेट मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब मेरे भाई, टारगेट मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, इसी के आधार पर टारगेट मॉलिक्यूल्स के आधार पर, ध्यान रखना, टारगेट मॉलिक्यूल्स के आधार पर औषधि बनती है। क्या बनती है? तो मेरे पे मेडिसिन तैयार होता है, के आधार पर मेडिसिन तैयार होता है। इसी के आधार पर क्या तैयार होगा, तो यहाँ पर मेडिसिन तैयार होता है। इसी के आधार पर मेडिसिन तैयार होता है, ये बात आपको किसी भी सूरत में आना चाहिए। टारगेट मॉलिक्यूल्स, आप कहेंगे सर टारगेट मॉलिक्यूल्स होता क्या है? जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें मेरे पास कार्बोहाइड्रेट आता है, इसमें याद रख लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट आता है, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स आता है। और क्या आएगा, तो इसमें हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा प्रोटीन आता है। कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, उसके बाद हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा फैट भी हो गया। ये तीन चीज बहुत ही फेमस है। इसके अलावा भी आप ध्यान रख सकते हैं, एक और चीज आप ध्यान रखें, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा हो गया, दूसरा प्रोटीन हो गया, और तीसरा हमारा फैट हो गया। ये सब टारगेट मॉलिक्यूल्स है, और इसी से दवाई बनाई जाती है। मेरे भाई इसी से क्या बनता है, कहेंगे इसी से दवाई बनता है। तो लिपिड्स कह दीजिए या फिर आप फैट कह दीजिए, दोनों आपका चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लिपिड कह दीजिए कि फैट कह दीजिए, दोनों आपका चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी न्यूक्लिक एसिड हमारा होता है इसमें। और क्या होता है मेरे भाई, इसमें न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं, ये भी हमारा होता है। और क्या होता है इसमें, मेरा न्यूक्लिक एसिड हमारा होता है, इस बात को ध्यान, ये न्यूक्लिक एसिड भी हमारा होता है। और टारगेट मॉलिक्यूल्स से ही हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन का निर्माण करते हैं, दवाई का निर्माण करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मेरे भाई ये भी ध्यान रखना कि टारगेट मॉलिक्यूल्स होता क्या है, तो यही होता है। इतना ही टारगेट मॉलिक्यूल्स हमारा होता है। हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे थे, हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, प्रोटीन की बात कर रहे थे, फैट जिसको हम लोग यहाँ पर लिपिड्स भी कहते हैं, फैट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये लिपिड्स होता है, जो वसा होता है। इसी के आधार पर हमारा क्या होता है, तो मेडिसिन तैयार होता है। तो मेरे में इसमें से हम कहेंगे कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि के शरीर के कार्य करने के लिए कौन सा लक्ष्य अणु नहीं है, कौन सा टारगेट मॉलिक्यूल हमारा नहीं है? तो मेरे में कार्बोहाइड्रेट तो है, लिपिड्स भी है, विटामिन नहीं होता इसमें। ये हमारे विटामिन की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल विटामिन की अगर बात करते हैं, तो हमारा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर औषधि बनाने में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। विटामिन से कोई एनर्जी हम लोग को प्राप्त नहीं होता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर नहीं के बराबर करते हैं। टारगेट मॉलिक्यूल्स हमारा विटामिन नहीं होता है। टारगेट मॉलिक्यूल्स वही 4 गो होगा, जिसमें हम लोग कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या हो गया, तो मेरे भाई डीएनए आरएनए की बात करते हैं, इसके आधार पर हमारा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, इसको फैट कहते हैं। यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान, देखो ये क्वेश्चन कितना जटिल तरीके से लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में यदि किसी गैस का नियत द्रव्यमान कह दिया, मेरे भाई नियत द्रव्यमान का आयतन, नियत द्रव्यमान का जो आयतन है, नियत द्रव्यमान का जो आयतन है वो स्थिर नहीं है। नियत द्रव्यमान का जो आयतन है वो किस ताप पर, स्थिर ताप पर। किस ताप पर, तो स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए मेरे भाई, तो आधा कर दिया जाए। किसको आधा कर दिया जाए, तो आयतन को आधा कर दिया जाए, द्रव्यमान को भी निश्चित रखा जाए, आयतन को आधा कर दिया जाए। तो बताइए उसका दाब क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसका दाब कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे भाई जब कभी भी गैस की बात करता है ना, जब कभी भी आपसे गैस की बात करता है, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी गैस की बात करता है तो एक बात याद रखना मेरे भाई, गैस के केस में आप पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला जो इक्वेशन होता है हमारा आदर्श गैस का, ये आप यूज कर सकते हो, हमेशा के लिए याद रखना। अब मेरे भाई इसमें तो क्वेश्चन वही है, अब द्रव्यमान को
क्वेश्चन तो पीवी इक्वल टू एमआरटी लिखेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। बहुत बच्चा कहता है कि पीवी इक्वल टू सर एनआरटी ये होता है, हम कहते हैं कि पीवी इक्वल टू एमआरटी, वो काट देगा क्या? ये भी सही है, तो टेंशन नहीं लेना है मेरे पास। द्रव्यमान नियत है, इसका मतलब मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। आर तो हमेशा कांस्टेंट होता है, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। आर क्या कांस्टेंट है मेरे पास? ताप भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट टर्म हमारा अगर हो गया तो जाहिर सी बात इसमें रिलेशन क्या मिलेगा? तो कहेंगे पी और भी में एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंटे हैं, तो पी और भी में कैसा रिलेशन? तो उल्टा रिलेशन मिल जाएगा। क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट हो गया तो पी और भी में कैसा रिलेशन? उल्टा रिलेशन हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझना है, कहता है कि किसको आधा करना? आयतन को आधा करना। जब इसको आप आधा करेंगे तो ये तो दो गुना हो जाएगा, इसको आधा कीजिएगा तो ये दो गुना हो जाएगा, दोनों उल्टा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? आप कहेंगे सर प्रेशर तो दो गुना हो जाएगा, दाब दो गुना। आयतन को आधा कीजिएगा तो दाब दो गुना हो जाएगा, इसको आधा कीजिएगा तो नीचे दो ऊपर चला जाएगा, हमारा दाब जो दो गुना हो जाएगा। सीधा बात है, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप आंसर करिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला कहता है मेरे भाई लार एमाइलेज का जो कार्य है वो हमारा क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, आप सभी लोग को पता होगा कि लार होता है सैलिवरी ग्लैंड। कहां होता है? तुम्हारे मुंह में सैलिवरी ग्लैंड। कल से थोड़ा सा जब हम ये स्लाइड बनवाएंगे ना, स्लाइड बनाने में थोड़ा दिक्कत क्या है, कल से स्लाइड बनवाएंगे तो यहां तक खाली रखेंगे, कम से कम आपको बता पाए सही से। इसको थोड़ा और उधर कंप्रेस करवा देंगे। ये स्टाफ सब थोड़ा बदमाशी करता है और सही से इस चीज को ध्यान में नहीं लेता है, तो कल हम इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, सही से करवा देंगे। अब देखो हम लोग कहते हैं कि हमारा सैलिवरी ग्लैंड होता है, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके? तो सैलिवरी ग्लैंड की। और सैलिवरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट करता है? सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन होता है, इसी से सलाइवा का सिक्रेशन होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है, इसी से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। ये बात आपको ध्यान। सलाइवा किसको कहते हैं? लार को कहते हैं। और इसी सलाइवा में, जिसको लार आप कह रहे हैं, सलाइवा को ही लार कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसी लार में होता है मेरे भाई क्या? तो एमाइलेज एंजाइम की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? एमाइलेज एंजाइम की हम बात कर रहे थे। इसी में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, जिसको टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? हमारे मुंह में होता है ये सब चीज, हमारे मुंह में ये एंजाइम होता है। ये क्या करता है मेरे भाई? हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उस भोजन को क्या करता है? तो भोजन को ये सॉफ्ट बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। देखिए कोई खाना वाना आप खाते हैं तो जो लार निकलता है उस लार से भोजन सॉफ्ट बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो आप कहेंगे सर इसमें होगा क्या? तो होता क्या है, हम लोग क्या खाते हैं? तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाते हैं। मान लेते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, मान लिया हम क्या खाए? तो कार्बोहाइड्रेट खाए। 1 घंटा से मान लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट खाए, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा कौन? तो इसी में आता है कौन? जैसे हम लोग क्या खाए? रोटी उटी खाए, रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चावल खाए, चावल में क्या? कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कौन सा एंजाइम आया? तो इसी में आता है मेरे भाई एमाइलेज एंजाइम। कहां सीक्रेट होता है? तो ये जो एमाइलेज एंजाइम हमारा होता है, ये कहां से निकलता है? एमाइलेज एंजाइम निकलता कहां से? हमारे लार से निकलता है। और वो लार क्या करता है? ये एंजाइम क्या करता है? इसको तोड़ता है, और ये जब टूटता है तो ये किस में परिवर्तित होगा? ये माल्टोज बन जाता है। ये क्या बनेगा? तो मेरे भाई माल्टोज बन जाता है। तो ये वाला कार्बोहाइड्रेट जिसको तोड़ा वो जटिल होगा, और जो टूट करके अलग हुआ वो हमारा क्या होगा? तो कहेंगे वो हमारा सरल हो गया। तो मेरे भाई जटिल जो हमारे हैं वो किस में परिवर्तित हो गए? सरल में। तो क्वेश्चन आपका कुछ वैसा ही है। जटिल वसा को खंडित किया, जटिल प्रोटीन को खंडित किया? नहीं, जटिल क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च हो यानी पॉलीसेकेराइड हमारा होता है। इसका मतलब मेरे भाई हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कह सकते हैं, चलेगा। तो यहां पर जटिल मंड अणु को किसमें? तो शर्करा में खंडित कर दिया। कौन किया? तो कहेंगे यहां पर हमारा एंजाइम क्या, या एमाइलेज एंजाइम को आप टैलिन एंजाइम भी कह सकते हैं। देखो वसा को खंडित करने वाला कौन होता है? तो हम कहेंगे वसा को खंडित करने वाला तो हमारा बाइल जूस है। बाइल जूस क्या करता है? पहले से वसा को तोड़ता है। ये कौन करता है? हमारा बाइल जूस करता है। इस बात बाइल जूस करता। और बाइल जूस का निर्माण कहां होता है? इस बाइल जूस का निर्माण भी तो कहीं ना कहीं होता है। तो बाइल जूस का निर्माण कहां होता है? तो हमारे यकृत, हमारे लीवर में होता है। ध्यान रखिए, ठीक है। आगे मेरे भाई जटिल प्रोटीन को तोड़ने वाला कौन होगा? तो प्रोटीन को जो तोड़ेगा तो उसके लिए कौन होगा मेरे? तो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होगा, नहीं तो पेप्सिन एंजाइम होगा। यही हो सकता है, ठीक है। बाद में क्वेश्चन जो पूछा था उसके हिसाब से सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधे की जड़ एवं मृदा के बीच में आयन सांद्रण के अंतर को क्या कहते हैं? मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना। देखिए वीडियो देखिए, पौधे की जड़ की बात कर रहे हैं मेरे भाई। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो जो पौधे की जड़ है, इस पौधे की जड़ की अगर बात करते हैं, पौधे की जड़ एवं आपको क्या है? तो मिट्टी की बात कर रहा है। मिट्टी मतलब मृदा की बात कर रहा है। तो दो चीज आपका है, और उसके बीच में आयन सांद्रण, पौधे की जड़, और दूसरा क्या लाइन लिखा हुआ है? मृदा के बीच किसका? तो आयन सांद्रण के अंतर से क्या होता है? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, कोई भी प्लांट अगर हमारा होता है, हम सभी लोग जानते हैं पौधे की जड़
मिट्टी से क्या करती है, पौधे की जड़ मिट्टी से क्या करती है, तो जल का अवशोषण, खनिज लवण का अवशोषण करती है। इस मिट्टी से पौधे की जड़ क्या करती है, तो आपको पता होगा ये जल का अवशोषण करती है, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करती है। जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करती है, खनिज लवण का अवशोषण करती है। खनिज लवण का ये क्या करती है, तो उसका अवशोषण करती है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई ये पूछ लिया जाएगा जल और खनिज लवण का जो अवशोषण करती है वो किस प्रक्रिया से अवशोषण करता है, वो कौन सा प्रोसेस होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो परासरण के नाम से हम लोग जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट की जो जड़ें होती है वो मिट्टी से अगर जल से खुले हुए खनिज लवण को अगर वो खींच रही है, अंदर खींच रही है, तो वो किस विधि से खींचेगी, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको ऑस्मोसिस यानी कि हम लोग परासरण कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई मिट्टी से जल जड़ों में प्रवेश करता है, यही एक ऑप्शन यहां पर अच्छा दिख रहा है। तो मेरे भाई आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और आयन सांद्रता कहने का मतलब जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमारा होता है, तो इस ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है, ये इस ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। अधिक सांद्रता से किधर जाएगा, तो कम सांद्रता की तरफ हमारा जाता है। कम सांद्रता जिधर ज्यादा है, जिधर कम है उधर जाएगा हमारा कौन, तो इन सब का मूवमेंट होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ हमारा मूवमेंट करता है। इसीलिए मेरे भाई आपको ध्यान रखना, यहां जो प्रोसेस होगा इसको ऑस्मोसिस कहता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मिट्टी से अगर कोई भी प्लांट पौधे की बात करते हैं, अगर वो जल से खनिज लवण को अगर ऊपर की ओर खींचता है, याद रखना उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क की बात करते हैं। तो आपको एक बात पता होगा मेरे भाई, ये तीनों के तीनों की बात करते हैं, तो हमारा जो है, रुकिए देखिए ना उस वीडियो को, हमारा खत्म हो जाएगा 10 मिनट में, नहीं 10 मिनट में निपटने पड़े, अब 20 मिनट दिया ना। अगर ब्रेन की बात करते हैं तो हमारा कौन सा ब्रेन, तो सबसे पहला हमारा फोर ब्रेन की बात करते हैं। और फोर ब्रेन जिसको अग्र मस्तिष्क, और दूसरा हमारा क्या है, तो कहेंगे मिड ब्रेन को छोड़ो, हाइंड ब्रेन पे चलो। दूसरा हाइंड ब्रेन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइंड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अब मेरे भाई ये पश्च मस्तिष्क का 3 गो भाग होता है। एक तो मेडुला होता है, पता ही होगा आप लोगों को, मेडुला ऑब्लंगाटा। दूसरा जो हमारा होता है उसको पोन्स कहते हैं, और तीसरा जो हमारा होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको सेरेबेलम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सेरेबेलम हमारा होता है, और ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है। और मेरे भाई ब्रेन का सबसे बड़ा भाग हमारा यहाँ है, जिसको हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। इस सेरेब्रम है, और दूसरा हमारा क्या, तो हमारा थैलमस होता है। तीसरा क्या, तो हाइपोथैलेमस होगा। सबसे बड़ा भाग ये, सबसे छोटा भाग हमारा ये होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ब्रेन के बारे में पूछा गया कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क की बात करते हैं, ये सब हमारा क्या है, अग्र मस्तिष्क की पश्च मस्तिष्क, इसको हाइंड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क कहते हैं, ये इधर होता है। पीछे के मस्तिष्क का ये भाग होगा। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, मटर का पौधा मेरे भाई बाण पर प्रतान की सहायता से चढ़ जाता है। क्या क्या लिखता है, मटर का पौधा बाण पर प्रतान की सहायता से चढ़ जाता है। देखो बाण किस प्रतान पर चढ़ जाता है। मटर का जो पौधा है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये मटर पौधा, मटर का जो पौधा इसको क्लिम्बर्स के श्रेणी में रखते हैं। ये मटर का जो पौधा हमारा है, ये दूसरे के सहारे चढ़ता है ऊपर। तो मटर का पौधा जो होता है, आपको ध्यान रखना, इसको हम लोग क्लिम्बर्स कह सकते हैं। जो भी झाड़ी नुमा हो, जो भी हमारा इस तरह से किसी दूसरे के सहारे चढ़ता है, उसको हम जैसे कि नेनुआ नुआ का ककड़ी उकड़ी देखते होंगे, कद्दू वद्दू का देखते होंगे लत्ती, वो सब हमारा क्लिम्बर्स ही होता है। तो मटर के पौधे में ये होगा। दूसरी बात, मटर के पौधे में मेरे भाई क्या होता है, तो प्रतान लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रतान, इसमें प्रतान, मटर के पौधे में देखिएगा तो प्रतान होता है, और उस प्रतान को हम लोग टेंड्रिल्स कहते हैं। प्रतान को क्या कहते हैं, इसमें टेंड्रिल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आप देखते होंगे मटर का जो प्लांट वगैरह होता है, उस मटर के प्लांट में आप देखते होंगे टेंड्रिल होता है, और टेंड्रिल आपको ऐसे घुमावदार होता है, ऐसे करके। अब देखिएगा किसी भी प्लांट का अगर वो तना है, ऐसे करके वो तना है, तो यही घूमते 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 ऊपर चढ़ा देता है उसको। तो मेरे को धागा नुमा जो संरचना होता है उसको टेंड्रिल कहते हैं। धागा नुमा जो संरचना होता है उसको क्या कहते हैं, तो टेंड्रिल कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये धागा नुमा जो संरचना होता है उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि धागा नुमा संरचना की जो अगर बात है, कहा संरचना, धागा नुमा जो संरचना हमारा होगा उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को टेंड्रिल कहते हैं। तो मेरे भाई मटर का पौधा क्या होता है, तो हमारा एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है। अगर मटर के ऊपर चढ़ता है, इसका मतलब मेरे भाई समझ लीजिए कि मटर के पौधे में क्या होता है, टेंड्रिल पाया जाता है, और उसी टेंड्रिल को यहाँ पर प्रतान बोला गया है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि मटर का पौधा बोला गया। मटर का जो पौधा हमारा होगा, ये किसके सहारे ऊपर की ओर चढ़ता है, तो प्रतान की सहायता से चढ़ जाता है। और प्रतान किसको कहते हैं, टेंड्रिल्स को ऐसे गोल गोल घूम जाता है और उसको कस के पकड़ लेता है। यानी कहने का मतलब कि मेरे भाई वो चढ़ने में उसको सपोर्ट प्रदान करता है। मटर के पौधा को किसी भी प्लांट पर चढ़ने में क्या करता है, तो कहेंगे सपोर्ट प्रदान करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या कर, और देखिएगा कहीं पर कोई ठोस वाला चीज मिलेगा ना, उसमें तुरंत ऐसे घूम जाता है।
उसी को प्रतान कहते हैं, उसी को टेंड्रिल कहते हैं जिसमें। तो मेरे भाई आप देखना, प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होगा, जैसे ही उसको छूइएगा, जैसे वो छूता है किसी भी चीज को, उसके चारों तरफ वो घेरा बना लेता है। और प्रतान हमारा कैसा होगा, तो प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है, बहुत आपको सॉफ्ट भी लगेगा, सेंसिटिव होता है। दूसरी बात मेरे पे ध्यान रखना, प्रतान जो होता है, जो प्रतान हमारा ऐसे करके ये गोल गोल घूमता है, ये जो गोल गोल आपको ऐसे से घूमता हुआ दिखता होगा, धागानुमा संरचना ऐसे प्लांट में चारों तरफ ये लपेट लेता है, वो ऑक्सीजन हार्मोन जो प्लांट में होता है, उसी के कारण वो हमारा आगे की ओर बढ़ता है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर ये संवेदनशील हो गया तो यहाँ असंवेदन तो गलत हो जाएगा। तो मेरे पे दो स्टेटमेंट हमारे सही थे, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं। वृषण कोश का तापमान जो होना चाहिए 1 से 2 डिग्री कहा जाता है, तो 2 डिग्री मैक्सिमम आंसर कहेंगे। 1 से 2 डिग्री लगातार नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं होगा, 2 डिग्री मैक्सिमम आंसर करिएगा, तो ये आंसर समान आ गया ऑप्शन नंबर बी। आगे, असमजात अंग किसको कहते हैं? देखो, तो समजात अंग होता है, एगो असमजात अंग होता है। इसमें लगता है क्वेश्चन में कुछ एरर था शायद, इस क्वेश्चन में कुछ एरर था, इसलिए हमने इसको छोड़ा था। इस क्वेश्चन में मेरे भाई कुछ एरर है यहाँ पर, यहाँ असमजात नहीं होना चाहिए, यहाँ समजात अंग पर क्वेश्चन पूछना चाहिए था। समजात अंग किसका होता है? देखिए, समजात अंग किसको कहते हैं वो समझिएगा। जब कभी भी आपके सामने में समजात अंग की बात करता है, समजात अंग का मतलब होता है मेरे भाई, दो बात याद रखना है, दो बात याद रहना है, दो बात आपको याद रखना है कि संरचना जो होगी, अंग का जो संरचना होता है वो एक समान होता है। संरचना कैसी होगी? तो कहेंगे यहाँ पर संरचना की अगर हम बात करते हैं, ये संरचना कैसे होती है? कहेंगे संरचना एक समान होती है। संरचना कैसी? तो एक समान होती है। जब मेरे भाई कार्य की बात करते हैं, तो कार्य उसके भिन्न भिन्न होते हैं। कार्य कैसा होगा? कहेंगे कार्य यहाँ पर भिन्न भिन्न अगर हमारा हो तो उसको समजात अंग के नाम से जानते हैं। से घोड़ा है, घोड़ा का पैर देख लीजिए, अग्रपाद का मतलब होता है अगला पैर, तो घोड़ा का अगला पैर और मेढक का भी पैर होता है। ये कूदने का काम करता है जबकि दौड़ने का काम करता है, दोनों का कार्य अलग अलग है, जबकि संरचना दोनों के एक के जैसा दिखता है। मेरे भाई इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा क्या, तो समजात अंग का एग्जाम्पल है। ये फिर तो कहेंगे समजात अंग का हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पक्षी और मधुमक्खी के तो पंख के कार्य समान होते हैं। पक्षी और मधुमक्खी के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं मेरे भाई? एनालॉगस हमारा होता है, इसको समृद्धि अंग कहते हैं। इसके संरचना अलग अलग होते हैं लेकिन कार्य समान होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आपका आता रहता है कभी कभी। इसको हम लोग कहेंगे चमगादड़ और पक्षी के जो अग्रपाद होते हैं हमारे क्या होंगे, तो मेरे भाई चमगादड़ और पक्षी के जो अग्रपाद अगला पैर जो हमारा होता है, ये समरूप अंग होता है, कार्य समान और संरचना अलग अलग होता है। कैम्बियम को पार्श्व विभजोतक क्यों कहते हैं? कैम्बियम को पार्श्व विभजोतक क्यों कहते हैं? हम लोग जानते हैं मेरे भाई, ये तना होता है, मोटा सा तना बना दीजिए। इसी में आप जानते हो कि सबसे बीच में क्या होता है? सबसे बीच में बार्क होता है। सबसे बीच में बार्क थोड़ी होता है, सबसे बीच में क्या होता है? यहाँ पर हमारा मेरे भाई, यहाँ पर पित्त होता है, और पित्त के चारों तरफ अगर देखिएगा ऐसे करके, तो आपको दो लेयर बट जाता है। एक को अगर हम लोग जाइलम कहते हैं, एक को अगर जाइलम कहते हैं, दूसरे को हम लोग फ्लोएम कहते हैं। तो एक जाइलम और एक फ्लोएम तो क्लियर हो गया। अब इसी को जो अलग करने वाला जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो परत होता है, उसी को कैम्बियम लेयर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कैम्बियम लेयर के नाम से जानते हैं। ये कैम्बियम लेयर क्या करता है मेरे भाई? तो जाइलम और फ्लोएम को अलग करता है। जाइलम का मतलब क्या? जाइलम का मतलब एक्स। जाइलम का मतलब क्या लिखा हुआ है? तो यहां पर जाइलम का मतलब यहां एक्स है, फ्लोएम का मतलब यहां पर पी लिखा हुआ है। इसको अलग करने वाला हमारा कैम्बियम लेयर होता है। तो ये कैम्बियम लेयर हमारा रेडियल आकृति का होता है मेरे भाई। ये पार्श्व आप कह सकते हैं लेटरल। लेटरल का मतलब होता है कि मोटाई बढ़ाता है, ये मोटाई बढ़ता है, रिंग जैसा बनता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखेंगे, कैम्बियम को पार्श्व विभजोतक इसलिए कहते हैं, और ये पार्श्व विभजोतक हमारा होता है क्योंकि ये मोटाई को बढ़ा, आप कह सकते हैं उससे पार्श्व शाखाएं जो होती है वो उत्पन्न होती है, से लेटरल ब्रांचेज हमारे निकलते हैं। कैम्बियम को पार्श्व विभजोतक कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है? पार्श्व शाखाएं उत्पन्न करती है, लेटरल ब्रांचेस ये पैदा करता है। पेशी के आकुंचन के समय कौन सा पदार्थ हमारा बनता है? मेरे भाई मसल्स की बात कर रहा है। पेशी का मतलब क्या होता है? अगर आपसे यहां पर पेशी की अगर बात कर रहा है, जो पेशियां होती है जिसको आप मसल्स कहते हैं, जिसको आप मसल्स कहते हैं, अगर हम पेशी की बात करते हैं तो मसल्स में क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं कि इसमें हमारा कॉन्ट्रेक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है। कॉन्ट्रेक्शन भी होगा और आप रिलैक्सेशन भी कह सकते हैं। इसमें एक्सपेंशन नहीं, रिलैक्सेशन के ज्यादा सही रहेगा। कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रेक्शन में सिकुड़ जाता है, जिसको अंकुचन कहते हैं, इसको सिकुड़ना कहते हैं। इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको हम लोग सिकुड़ना कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग फैलना कहते हैं। तो एक जगह सिकुड़ना और एक जगह हमारा फैलना होता है। तो मसल्स में तो ऐसा होता है। तो मेरे भाई मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अगर करता है तो ये किसके कारण कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है? तो मसल्स में एक प्रोटीन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मायोसिन, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होता है। मसल में एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन होता है। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन होता है। मसल्स प्रोटीन हमारा एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन होता है।
मसल्स में क्या होगा, तो यही हमारा होता है। और इसी के कारण हमारा मसल्स क्या करता है, तो कभी सिकुड़ता है तो कभी फैलता है, इसी मसल्स, इसी प्रोटीन के कारण हमारा ऐसा होता है। तो किसी का मसल्स अगर सिकुड़ता और फैलता है, इसका मतलब कारण क्या है, तो उसमें मेरे भाई ये दोनों चीज, एक्टिन भी है और मायोसिन भी हमारा होता है। सिकुड़ता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि पेशी का आकुंचन के समय कौन सा पदार्थ बनता है, ये पूछा गया है। तो पेशी जब सिकुड़ता है आकुंचन के समय कौन सा पदार्थ बनता है, तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, इससे कौन सा पदार्थ बनता है, दो तरह का क्वेश्चन यहां से हमारा फ्रेम होगा। तो कौन सा पदार्थ बनता है, इसको एक्टोमाइसिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको एक्टोमाइसिन कहते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्टोमाइसिन हमारा कहलाता है, और जब मेरे भाई वो रिलैक्स करेगा तो वहां से कैल्शियम प्लस वगैरह अलग हो जाता है, एक्टिन मायोसिन दोनों अलग हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। एक्टिन मायोसिन दोनों अलग हो जाता है। यहां पर एक्टिन मायोसिन जब मिलेगा तो एक्टोमाइसिन का निर्माण करता है, तब कॉन्ट्रैक्ट करता है। तब क्या करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वो क्या करेगा, तो आपस में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। एक्टोमाइसिन में क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे ऐसा हमारा होगा, ठीक है। और जब वही चीज हमारा क्या होगा, मान लेते रिलैक्सेशन की अगर बात, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो एक्टिन मायोसिन दोनों बॉन्ड बनाता है। इसमें दोनों जो प्रोटीन होते हैं, सिकुड़ता तब है मेरे भाई जब खींचता है। इसका मतलब एक्टिन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, एक्टिन तथा मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन की अगर बात करते हैं, एक्टिन तथा मायोसिन दोनों बॉन्ड बनाता है इसमें। दोनों किसका निर्माण करता है, दोनों बॉन्ड बनाता है। और जब कोई भी चीज दोनों बॉन्ड बनाएगा तो एक दूसरे को सिकुड़ता, खींचता है। तो मेरे में जब खिंचरेगा तो वो सिकुड़ेगा। और यहां पर क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन का बॉन्ड टूट जाता है। यहां पर क्या होगा, जो बॉन्ड बना था एक्टिन तथा मायोसिन का बॉन्ड यहां पर क्या होगा, तो टूट जाता है। यहां पर एक्टिन तथा मायोसिन का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, तो यहां पर उसका बॉन्ड टूट जाता है। यहां पर उसका बॉन्ड क्या होगा, तो यहां पर ये बॉन्ड टूट जाता है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर वो बॉन्ड क्या होगा, तो यहां पर वो बॉन्ड टूट जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक जगह टूटेगा तो अलग अलग हो जाएगा, रिलैक्सेशन में अलग अलग बॉन्ड टूटेगा तब ना रिलैक्स होगा। और यहां पर बॉन्ड बनेगा तो खींच लेगा उसको पकड़ के। तो मेरे भाई यहां पर आकुंचन जब बोलेगा तो एक्टोमायोसिन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, बात को ध्यान रखना। और कभी भी अगर बॉन्ड टूटता है तो याद रखना मेरे भाई, जब बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटता है इससे क्या निकलता है, तो कैल्शियम 2 प्लस की बात कर रहे हैं। इससे क्या बाहर निकलेगा, तो इससे कैल्शियम 2 प्लस हमारा मिलता है। कैल्शियम 2 प्लस मिलता है, इस बात को ध्यान, इससे कैल्शियम प्राप्त होता है, कैल्शियम 2 प्लस मिलता है। ये क्वेश्चन हमारा वैसा ही दे रखा था, इसीलिए जब बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों आएगा, एक्टिन मायोसिन दोनों पास पास आएगा, जब इसको क्या बना लेगा, तो ये एक्टोमायोसिन पदार्थ बना लेता है। आगे चलते हैं। हड्डी तोड़ बुखार मेरे भाई जिसको किससे होता है, तो हड्डी तोड़ बुखार तो एडीज इजिप्टी मच्छर से होता है। किससे होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो एडीज इजिप्टी मच्छर होता है वो किससे होता है। एडीज इजिप्टी मच्छर की अगर हम बात करते हैं, ये जो एडीज इजिप्टी मच्छर है, इस मच्छर से कौन कौन बीमारी होता है, तो इसी मच्छर से ना डेंगू होता है जी, इसी मच्छर से डेंगू होता है, इसी मच्छर से चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया भी इसी से होता है, जीका वायरस भी इसी से होता है, इसी से जीका वायरस भी होता है। और हड्डी तोड़ बुखार किससे होगा, तो हड्डी तोड़ बुखार जो होता है मेरे भाई, हड्डी तोड़ बुखार का जो वेक्टर होता है, जो पैदा करता है मेरे भाई, वो कौन है, एडिस इजिप्टी मच्छर होता है। एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर से तो मलेरिया होता है। क्यूलेक्स एक्सेसिस मच्छर से हमारा क्या होता है कि जी वायरस, इसको जापानीज एनसेफेलाइटिस वायरस कहते हैं, उसमें ये चीज हमारा पाया जाता है। तो ये हड्डी तोड़ बुखार जो हमारा होता है एडिस मच्छर के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। थायराइड ग्रंथि द्वारा, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, कहता है कि थायराइड और एक होता है थायराइड ग्रंथि, एक होता है पैराथायराइड ग्रंथि। चलो दोनों के बारे में जान लेते हैं। हमारा कैसा होगा, तो एक को हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, और इस थायराइड ग्लैंड में क्या होगा, तो मेरे भाई ये थायराइड ग्लैंड का काम अलग होता है, जबकि पैराथायराइड ग्लैंड का काम अलग होता है। ध्यान रखना, थायराइड ग्लैंड क्या करता है, तो रक्त में, किसमें, तो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, तो ये घटाता है। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। थायराइड ग्लैंड से कौन निकलता है, तो इससे थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब मेरे भाई थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कैल्सिटोनिन का प्रभाव हमारा क्या होगा, ये क्या लिख दिया, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। इससे रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को ये क्या कराता है, घटाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा। लेकिन एक और चीज जान लीजिए, इसी में यहीं पर होता हमारा पैराथायराइड होता है। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक रहता है। पैराथायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा पैराथायराइड ग्लैंड हमारा होता है, इससे निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। इससे निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन यहां से होता है। और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, तो ब्लड में क्या करेगा मेरे भाई,
यहाँ ध्यान रखना, ये ब्लड में यहाँ कैल्शियम लेवल को घटा रहा था, यहाँ ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा देगा। ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है, इस कैल्शियम लेवल को क्या करता है, तो ये बढ़ा देता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को एक बढ़ा देता है तो एक घटा देता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे भाई। तो रुधिर में कैल्शियम मात्रा को बढ़ाएगा तो हम कहेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा पाराथायराइड ग्लैंड होगा। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को घटा देगा तो उसके लिए थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल हमारा होता है। पारस्परिक तंत्र के निर्जीव भाग को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो निर्जीव भाग कहने का मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एबायोटिक कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एबायोटिक कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा एबायोटिक को हम लोग निर्जीव भाग कहते हैं। मृतोपजीवी इसके अंतर्गत हमारा नहीं आएगा। उत्पादक जो हमारे होते हैं सभी पेड़ पौधे होते हैं। ये क्या है, तो सभी पेड़ पौधे की हम बात करते हैं। ये क्या है मेरे में, तो ये सभी पेड़ पौधे हमारे हो गए। और जो सभी पेड़ पौधे होते हैं ये सजीव हमारा हो गया। ये तो सजीव हो गया, और सजीव को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं। और यहां तो ए बायोटिक की बात कर रहा था, ये भी आंसर तो आपका नहीं होगा, ना ये आंसर ना ये आंसर। स्टैंडिंग क्रॉप की बात करते हैं मेरे भाई, ये भी सजीव जो होता है, जितने भी सजीव हमारे क्रॉप होते हैं वो सब हमारे स्टैंडिंग होता है, अपने आप खड़ा रहता है। इसका मतलब इसमें से आंसर ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, आंसर ना तो ये होगा। आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ई करेंगे। की अगर बात करते हैं समझना गौर से, इसमें हमारा क्या आएगा, जैसे कि मान लेते हैं टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन है खत्म हो गया, ऑक्सीजन की आगे थोड़ी बढ़ेगा। टेम्परेचर हो गया, ऑक्सीजन हमारा हो गया, मिट्टी अगर हो गया मेरे भाई, आर्द्रता हमारा हो गया, मिट्टी हो गया, आर्द्रता हमारा हो गया, ये सब क्या है, ये सब एबायोटिक फैक्टर होता है, ध्यान रखना। आगे चलता है, प्रतिक्रिया जो हमारा केंद्र कहा जाता है, कहां, हेलो, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन देता है, और इसी स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व भी जुड़ा होता है। अगला कौन सा ब्लड फ्लू, तो मेरे पे बर्ड फ्लू जो H5N1 होता है, और H1N1 को तो हम लोग स्वाइन फ्लू जो शुगर से फैलता था उसको कहते हैं, और जीका वायरस आपको पता है इजिप्टी मच्छर से। मूंगफली का अत्यधिक जो हानिकारक रोग होता है उसमें टिक्का होता है। मूंगफली में जो अत्यधिक हानिकारक रोग होता है, रोग नहीं पूछता है, इसलिए रोग नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं पर हम लोग रहने देते हैं। मतलब कि मेरे भी आज की जो क्लासेस थी आपकी यहीं पर खत्म हो जाती है। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हुआ था, बाद बाकी जो क्वेश्चन था जिसके हिसाब से पढ़ना उसी के हिसाब से करना, काम करना है। इसमें इतना ही चीज याद रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है इसमें, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। क्वेश्चंस को ऐसे ही करते रहिए, आगे से आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा आपका लेवल ठीक रहेगा, ठीक है।